डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी भाई जी। कैसे हो? एकदम बढ़िया। पिछले वाला पॉडकास्ट बड़ा जबरदस्त गया था अपना। हाँ मतलब मैंने देखा, कई लाख लोगों ने उसको देखा अब तक। लगभग 4 लाख लोगों ने देख लिया उसको। हम्म। अब आज जो हमारा पॉडकास्ट था ना, जब पॉडकास्ट आने के बाद हम्म। आपकी एक बुक लॉन्च हुई थी। हाँ, रुपया और मूल्य का रुपया मापक या शोषण का साधन। शोषण का साधन। हम्म। वैसे हमने सारी बातें उसमें पॉडकास्ट में कर ली थी, वो रुपए वाली। हाँ ऑलमोस्ट। तो वो सारा मैटर उस बुक के अंदर था वो। हम्म। ओके। उसमें असल में क्या है कि किताब जो अपनी वो लॉन्च हुई थी ये आप ना। मेरे को दे दो। क्या ये? हाँ, ये हाँ, मेरे को दे दो आप। किताब जो लॉन्च हुई थी ना अपनी, हम्म। जो रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, हम्म। उस किताब में असल में हमने घनश्याम वर्मा जी जो उस किताब के लेखक हैं, हाँ। और मैं उस किताब का सह लेखक हूँ। उन्होंने आरटीआईज के जरिए पिछले 10 सालों में जो आरबीआई से, वित्त मंत्रालय से और जो केंद्र सरकार है उससे सवाल पूछे हैं, उसमें उन्होंने ये पूछने की कोशिश की है कि जो रुपया आपने हमको दिया है ये नकली है या असली है, जो लोन आप हमको दे रहे हो वो बैंक के पास है भी कि नहीं है, और जो इस लोन के बदले में जो कुर्की हो रही है वो कितनी संवैधानिक है और कितनी मतलब वैध है, लीगल कितनी है। तो वहाँ से जो क्लैरिटी हुई बातचीत की और उन सबूतों को जब हमने देखा तो मालूम पड़ता है कि आपकी जेब में पड़ा हुआ सारा रुपया ही नकली है, और जो जेब लोन में है, पड़ा? जेब में जो नोट है? जो नोट आपको पड़ा हाँ। है, और जो मोबाइल में डिजिट है, ये तो बिल्कुल उससे भी ज़्यादा नकली है, फ्रॉड एकदम से। हम्म। और पूरा का पूरा जो लोन है हम्म। वो प्योर फ्रॉड है। कैसे? जैसे बैंक क्लेम करेगा कि हमने जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो लोन के रूप में आपको दिया है, ऐसा ही क्लेम करता है ना, बिल्कुल। कि जनता का पैसा आपको लोन के रूप में दिया है। बैंक इसका चलता इसी उससे है। इसी से चलता है। हम्म। अब बैंक, अब कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है तो वो लोन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ रुपया दे सकता है। ये तो ऐसा ही होता होगा ना, या इससे ज़्यादा भी दे देगा वो? नहीं, उतना ही दे सकता है। जितना है उससे। अब सारा का सारा पैसा अगर डिपॉजिटर्स का दे देगा तो बैंक वैसे ही खाली हो जाएगा। तो अब इन्होंने क्या खेल खेला हुआ है, आरबीआई के नियम में क्या लिखा हुआ है कि यदि बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है तो बैंक 1000 करोड़ का लोन दे सकता है। 100 करोड़ का तो उनके पास पड़ा है, 1000 करोड़ का कहाँ से दे देगा? भाई ये लाइन में ही फ्रॉड है, पहली लाइन। हम्म। दूसरे नंबर पे भारत में जो करेंसी जो छपी हुई है वो 34 लाख करोड़ है, यानी सारा सर्कुलेशन में जो पैसा है वो 34 लाख करोड़ है। ये कहाँ से आईडी चीज? अब आपके आरबीआई के उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। हमने तो जो आरटीआई से आज लिया है। तक आज तक छपी हुई? हाँ। ये बिल्कुल हमने तो आरटीआई से लिया है। जो अभी तक छपी हुई जो करेंसी है वो 34 लाख करोड़ है, जिसमें से बहुत बड़े हिस्से का फ्रॉड 8 नवंबर 2016 में किया गया था। जब नोटबंदी की गई उस वक्त हमारे देश में 500 और 1000 रुपए के लगभग 14 लाख करोड़ रुपया था, और 2 लाख करोड़ रुपया छोटे नोटों की शक्ल में था। तो 16 लाख करोड़ रुपए से करेंसी अचानक से 34 लाख करोड़ उन्होंने छाप दी, मतलब नकली करेंसी छाप के मार्केट में फ्लो कर दी। अब जब ये नकली करेंसी आई तो एकदम से महंगाई बढ़ी। ये महंगाई बढ़ने का खेल पूरा का पूरा नीडर इंडिया जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैंने एक सीरीज चलाई हुई है। प्ले लिस्ट का ही नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। तो उस किताब का एक एक चैप्टर मैं ले रहा हूँ, आधे घंटे का लगभग एक चैप्टर बनता है, तो अभी तक 7 चैप्टर में उसके पूरे कर चुका हूँ। वो आप लाइव लेते हो क्लास? हाँ, वो मैं सामने बोर्ड, हमारा स्मार्ट बोर्ड है, उसके ऊपर पीडीएफ चलती है अपनी उसकी, और इधर से मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस लाइन का ये मतलब निकलता है। अब हमने बैंकों से पूछा कि आपने हमारे देश के पास टोटल करेंसी कितनी है और आपने लोन कितना आवंटित किया हुआ है। अब ये आरटीआई पूछा? आरटीआई में पूछा। तो अभी तो आपके पास आरबीआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी सारा का सारा आंकड़ा मिल जाएगा, या डेप्ट क्लॉक, DEBT, डेप्ट क्लॉक जो है ना, यानी कि लोन का जो क्लॉक है वो चल रहा है, तो देश के लोगों के ऊपर कितना कर्जा है इसका जिक्र आपको वहां से मिल जाएगा डेप्ट क्लॉक से। वर्ल्ड डेप्ट क्लॉक से अपने भारत के ऊपर कितना कर्जा है विदेशी बैंकों का वो भी पता चल जाएगा। बट हमने जो उनसे पूछा कि हमारे पास रुपया कितना है और आपने लोन कितना आवंटित किया होगा, तो जो आज की मौजूदा स्थिति ये है कि देश के पास जो नोट छपे हैं वो है 34 लाख करोड़, और देश के लोगों को जो कर्जा दिया गया है वो है 215 लाख करोड़। कहां से आया? दोबारा बताना। देश के पास टोटल करेंसी जो नोट छपे हैं वो है 34 लाख करोड़, ठीक है। और कर्जा दिया हुआ है 215 लाख करोड़। इतना डिफरेंस?
अब अगर मान लीजिए इसमें से सबके सब लोग अपनी सारी कमाई को भी जमा करा देते हैं तो भी लगभग लगभग 180 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का जब्त होना तय है। और इसीलिए आप देश के अंदर देखोगे कि आपने लोन लिया था 50 लाख रुपए का, आपको भरते हुए 7 साल हो गए हैं और अभी भी 50 लाख देना बाकी है, बल्कि 52 लाख हो चुका है। ऐसा हाल तो आपको मिलेगा। जैसे आप ये बात कर रहे हो पैसे वाली, अब जब से ये डिजिटल चला है, फोन पे, गूगल पे, इसको हम यूपीआई बोल सकते हैं, यूपीआई सिस्टम जब से चला है तो हमारे पास पैसा कहीं से आ रहा है, वो डिजिटल के माध्यम से आ रहा है, हमारे पास नोट नहीं आ रहे हैं, सिर्फ डिजिटल के माध्यम से डिजिट आ रहा है। वो डिजिटल भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, वो केवल डिजिट आ रहा है और आपको लग रहा है कि आ रहा है। मेरी थिंकिंग कभी कभी यहाँ जाती है, अगर हम जितनी भी हमारे जो अकाउंट हैं उनमें राशि पड़ी है, अगर हम बैंक के पास जाएं और सारी राशि निकलवाने की कोशिश करें सभी इंडियन, सभी छोड़िए 10% भी निकलवाएंगे तो बैंक के पास नहीं है। नहीं है। वो होना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली आपके रुपए में सिर्फ कागजी रुपया नहीं होना चाहिए, उस कागज के रुपए के पीछे वो तो नोट है खाली, वो रुपया भी नहीं है, डिजिट में जो शो कर रहा है उतना हमारे पास पेपर करेंसी होना चाहिए बैंक के पास, और जितना पेपर करेंसी का नोट आपको दिया जा रहा है उसके बदले का सोना भी होना चाहिए, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात हाँ। रुपया ऐसा नहीं होता है, उस किताब में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वर्मा जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है हमने, कि रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही रुपया है। रुपया ये कागज का नोट नहीं है, इस कागज के नोट के ऊपर तो लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। गवर्नर ने एक प्रॉमिस का कागज, एक पर्ची दी हुई है, जैसे आड़ती पर्ची दे देता है कि मैं इसको 50 लीटर डीजल देने का वादा करता हूं, तो वो जो दुकानदार है, जो पेट्रोल पंप का मालिक है, वो आड़ती के पास पर्ची पहुंचा देगा और उससे उसकी कीमत वसूल कर लेगा। इसी तरह से जो गवर्नर है आरबीआई का, उसने आपको एक नोट दिया, एक प्रोमिसरी नोट दिया, प्रॉमिस करके कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो वो नोट कभी भी आप बैंक में जा करके देते हो और बैंक को अगर बोलते हो कि मुझे ये 100 रुपए चाहिए, तो वो बैंक उस 100 रुपए की देनदारी उसके ऊपर है ऑलरेडी, यानी वो चेक है बेसिकली, वो रुपया नहीं है। आपके वो जो नोट होता है ना, वो रुपया नहीं होता। वो बताया जो, हाँ, वो जो मैंने बताया कि भाई सभी इंडियन अगर डिजिट उसके पास है, पैसा उनके पास है, वो निकलवा लें, तो उस स्थिति में क्या होगा फिर? नहीं निकलवा लेंगे, पहली बात तो उनके पास है ही नहीं है, और बैंक ऑलरेडी क्योंकि फ्रॉड पे चल रहे हैं तो फ्रॉड का पता चल जाएगा देश के लोगों को, और बैंक जो है अगले दिन से बैंक का कोई कर्मचारी आएगा ही नहीं, बैंक खुलेगा ही नहीं, क्योंकि बैंक सारे किराए पर चलते हैं, तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। ऑलरेडी चरमराई हुई है मेरे दोस्त। चरमराने क्या है, पूरे गांव का गांव कर्जदार पड़ा है, सबकी जमीन बैंकों में नीलाम पड़ी है, सामूहिक जमीन जा चुकी है, घर सबके लोन पर हैं, गाड़ियां सबकी लोन पर हैं, आपने कुछ चीज खरीद रखी है, एसी तक लोगों ने लोन पे खरीदे हुए हैं, आपके यहां तक कि क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, लोगों के कच्चे भी लोन पर हैं, तो आपका पूरा देश का प्रत्येक व्यक्ति लोन पे देनदारी में है और उतना रुपया उसके पास है ही नहीं है, तो व्यवस्था ऑलरेडी चरमराई हुई है। आप जाओ, आपके खाते में पड़े हो 20 लाख रुपया, आप जाकर मैनेजर को बोलो कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, मैनेजर कहेगा दोपहर को आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, है ही नहीं है, फलानी ब्रांच से ले लो, ढिमकानी ब्रांच से ले लो, है ही नहीं उनके पास, जिसने दे रखा उसके पास भी नहीं है कोई नोट, और जिसने ले रखा उसके पास भी नहीं है, जो लोन का लेनदार है उसके पास भी नहीं है। सारा डिजिटल करके आपको डिजिट्स में भरमाया जा रहा है कि ये रुपया है, ये नोट है, ये रुपया है, ऐसा नहीं है। अब जब हम कहीं भी शॉपिंग करते हैं या फिर कहीं देते हैं डिजिटल पैसा, नोट तो हम फिर भी नहीं, वो डिजिट ट्रांसफर हो रहा है और दुकानदार को भी लग रहा है ये नोट है। देखो, आपको जो बैंक ने दिया वो खाली डिजिट दे दिया, या तो वो डिजिट का कोई आधार तो होता होगा ना दोस्त। फोन पे है, अरे आधार मतलब उसके वो क्या है, वो उसकी वैल्यू क्या है। जैसे किसान ने अपने खेत में बीज डाला और उसके पास गेहूं आई या चावल आया या मक्का आया, कोई भी अनाज आया, टमाटर आया, आलू आया, उस आलू टमाटर उसके अंदर ऊर्जा स्टोर है ना सूरज की,
वो ऊर्जा दे रही ना आप, उसने तो अपने शरीर की ऊर्जा खेत में लगाई और सूरज से ऊर्जा लेकर, मिट्टी से लेकर, हवा से लेकर, पानी से लेकर सारी ऊर्जा इकट्ठी करके उस भोजन में आई, वो भोजन आपको दिया, उसमें तो ऊर्जा है ना। आपके उसमें क्या है जो आपने भेजा है डिजिट उसके बदले में, उसमें कौन सी ऊर्जा है? वो ऊर्जा स्टोर होती है सोने में। पूरी दुनिया का यूनिवर्सल जो करेंसी है वो सोना है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो दूसरे देश उससे ट्रेड करते हैं, उसकी करेंसी में नहीं करते हैं, वो बोलते हैं सोने में चाहिए अब हमको ये सारा कुछ। 2019 में वेनेजुएला में हो चुका है, जो आज भारत में होने जा रहा है और ये करने जा रहे हैं। इट्स ऑल स्ट्रैटेजिकल प्लान, ये पूरे देश को बर्बाद करने की योजना के तहत हो रहा है। चाहे शेयर मार्केट का डूबना है, चाहे डिजिटलाइजेशन करना है, चाहे हर आदमी को कर्जे पर लेकर के जाना है। अभी अभी नया मुद्दा है वेनेजुएला में के अंदर, मैं आपको पहले बता दूं, नया मुद्दा छिड़ना। वेनेजुएला में 2019 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और वेनेजुएला पूरी दुनिया का पहला देश बना जिसने 10 लाख रुपए का नोट छापा। 10 लाख रुपए का नोट। आप 10 लाख रुपए में क्या खरीद सकते थे मालूम है? अगर आप चावल लेने चले जाओ तो 10 लाख में कितना चावल आना चाहिए अंदाजन? बहुत आ जाएगा। कितना इंडिया में? अरे वेनेजुएला की बात हो रही है। वेनेजुएला का ने 10 लाख रुपए का नोट छापा और आप बाजार में जाकर 10 लाख रुपए का चावल लेने जाओ तो वेनेजुएला में कितने का आता होगा? आइडिया नहीं मेरे को तो। अंदाजा बता दीजिए आप ऐसे कि 10 लाख रुपए किसी देश की करेंसी है, उसका 10 लाख रुपए में कितना चावल, कितना अनाज होना चाहिए? तो पूरी जिंदगी का आ जाएगा। आ जाएगा ना। आधा किलो चावल आता था 10 लाख रुपए में, आधा किलो चावल। कैन यू इमेजिन? नहीं। श्रीलंका के अंदर 2021 में, जिस टाइम हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस जब लाया गया, ये छोटे छोटे देशों में टेस्टिंग की जाती है ताकि जब भारत जैसे देश को बर्बाद करना है तो उसके लिए वो जो पैरामीटर्स हैं कि जब किसी देश को डुबोया जाता है, जब अभी छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक बंद हो रहे हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक बंद करके क्या किया जा रहा है? टेस्टिंग की जा रही है कि कितने प्रतिशत लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे जब उनका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, कितने प्रतिशत लोग सड़क पर उतर जाएंगे, कितने कोर्ट की शरण लेंगे, कितने इस पे मैनेजर्स पे अटैक कर देंगे, कितनी पुलिस की जरूरत पड़ेगी, कितनी आर्मी की जरूरत पड़ेगी, कितने ऊपर गोलियां बरसानी पड़ेंगी, इसकी सबकी टेस्टिंग होती है। तो जब श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, वहां पर महिलाओं ने अपने कान की बालियां, हाथों की अंगूठियां, वो सब दे दी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। 1400 रुपए की एक पैकेट मिलता था दूध का, 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए का ब्रेड का पैकेट मिल रहा था वहां पर। और उसके बाद जब ये सब हो रहा था, एक वक्त ऐसा आया जब सारा गोल्ड खत्म हो गया महिलाओं के पास, उन्होंने अपनी इज्जत बेची अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए। ये भारत को इसी स्थिति पर लेकर के आ रहे हैं। और ये जो डिजिटलाइजेशन और जो लोन का जो गेम प्लान है, बल्कि जो गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर जो महिलाओं को लोन दिया जा रहा है, ये इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। सारा का सारा पैसा या तो शेयर मार्केट में जा रहा है, या बैंकों में जा रहा है, या लोन के रूप में, किस्तों के रूप में जा रहा है, और सब बांटा जा रहा है। अब आप देखिएगा धीरे धीरे सारा पैसा स्टोर हो जाएगा बड़ी कंपनियों के पास, और बड़ी कंपनियां चलती हैं सेंसेक्स से, सेंसेक्स चलता है न्यूयॉर्क के उस वॉल स्ट्रीट से, और वो चलता है लंदन से, और वो चलता है वेटिकन सिटी से। वही जो गेम प्लान में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बताता हूँ, जब चाहे, जिस दिन चाहे, पूरे देश की इकोनॉमी को अगर बर्बाद करना है, आप अंबानी और अडानी को बर्बाद कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाए, क्योंकि सारी की सारी जितना पैसा उनके पास पड़ा हुआ है आज देश के पास। देश में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आम नागरिक के पास थोड़ी ना है। इसको समझना बड़ा जरूरी है कि आपका वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जा रहा है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोडक्शन में कितना शामिल है देश का नागरिक। देश का नागरिक प्रोडक्शन में तो शामिल है ही नहीं, कंज्यूमर बना हुआ है। बच्चे की स्कूल की पढ़ाई हो, उसका सुबह उठ करके मतलब पेस्ट करना हो, वो भी अब पैसे से जुड़ गया है। पहले कम से कम आपके गांव में कीकर नीम होती थी तो उससे दातुन करते थे, रुपया तो नहीं लगता था कम से कम। नहाने में भी पैसा लगता है, पानी का बिल आने लग गया अब तो आपका गांव में भी आने लग गया है। तो नहाने में आपका पैसा लग रहा है, खाने में आपका पैसा लग रहा है, खाना बनाने में आपका पैसा लग रहा है, घर से जाने आने में पैसा लग रहा है, बच्चा पढ़ाने में लग रहा है, किताबों में लग रहा है, कपड़े में लग रहा है, आप बातचीत करते हो आपस में फोन पे, उस पर पैसा लग रहा है। आपका कौन सी ऐसी चीज है जिस पर पैसा नहीं लग रहा है? आप सोच करके देखिए। सड़क पर चलने का टोल टैक्स आप देते हो। मतलब आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने का एक पूरा गेम प्लान इनका तैयार है। कौन है वो गेम प्लान तैयार करने वाले? देखो, असल में तो दुनिया को दिखाई देता है पूंजीपति, लेकिन
दुनिया को दिखाने को पूंजीपति दिखता है, कैपिटलिज्म दिखाई देता है, पर असल में कुछ 10-20 परिवार हैं, 13 परिवार जो आमतौर पे गिने जाते हैं, वो 13 परिवार इसके मालिक हैं, जिनकी टॉप शीर्ष में 2 परिवार आजकल के जो जैसे मॉर्गन वगैरह, रेनल्ड्स वगैरह तो बहुत पीछे हो गए। अगर हम देखेंगे तो रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर फैमिली सबसे आगे बढ़ रही है। उनके भी इन 13 की 13 फैमिलीज का पैसा भी 2 कंपनियों के अंदर सबसे ज्यादा लगा होता है। वो कंपनियां हैं वैनगार्ड और ब्लैक रॉक। इसमें भी जो सबसे ऊपर है वो ब्लैक रॉक है, और ब्लैक रॉक में वैनगार्ड की इन्वेस्टमेंट है और वैनगार्ड में ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है, और वैनगार्ड के अंदर बाकी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट और वही नहीं कंपनियों की इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक में है। यानी कोई सी कंपनी डूबे, कोई सी कंपनी बने, किसी कंपनी का शेयर ऊपर जाए, किसी का डाउन जाए, कोई फर्क इनको नहीं पड़ता है। जो आम नागरिक की इन्वेस्टमेंट है वो खत्म होती है। अभी कल परसों की तो बात है, सोमवार को मार्केट खुली और 6 सेकंड के अंदर 19 लाख करोड़ रुपया डूब गया भारत के लोगों वो का। बताया जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनका टैरिफ जो उन्होंने कर रखा है, टैरिफ का सिस्टम, उसके कारण हुआ ही है। किसी को आज तक टैरिफ समझ में आया है? किसी को टैरिफ पढ़ाते हैं? किसी को बताते हैं क्या होता है टैरिफ? नहीं बताते। इंपोर्ट करना होता है बस आपको। आपने इधर टैक्स लगा दिए हैं तो उधर हम टैक्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा, और उनका एक बयान आया और आपका 19 लाख करोड़ रुपया डूब गया, और टैरिफ को आप या ट्रंप को आप उसका वो बता देंगे। यही क्या तो क्या क्या मामला बताओ क्या? कुछ भी नहीं मामला है भाई। वो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ, जो हमारी कंपनियां, जो अमेरिका की कंपनियां इंडिया में आई हुई हैं, अब आपको मेक इन इंडिया बताया। जो देश के जो लोग हैं जिनको नहीं पता है, आपको क्या लगता है मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? भाई इंडिया में बनाओ, इंडिया में खाओ, इंडिया में वो करो। ऐसा लगता है ना आपको? ऐसा कैसा फील होता है कि देश की बात हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि भैया तुम कार वहां बना करके इधर भेजते हो तो इतना सारा टैक्स लगाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तुम वहां से यहाँ शिफ्ट हो जाओ, यहीं बनाओ, कंपनी विदेशी ही रहेगी, कमाई विदेशी ही रहेगी, टैक्स फ्री रहेगा तुम्हारे लिए यहाँ पर बिजनेस करना, प्रॉफिट तुम्हारे देश को लेके जाना भी फ्री रहेगा। यहाँ कोई भी विदेश की कंपनी अगर आती है, अगर वो यहाँ इन्वेस्ट करती है तो देश की गाड़ी कमाई को जब वो चूसती है तो विदेश में पैसा लगाना टैरिफ फ्री है, जीरो है। यहाँ के लोगों को रोजगार भी तो मिलता है। क्या चपड़ासी लगता है यहाँ का आदमी, ड्राइवर लगता है यहाँ का आदमी, गाड़ी लगती है उसकी वहां पे टैक्सी ठेके में लगता है। इंजीनियर भी लगते हैं। कितने लगते हैं? मैनेजर पूरी गाड़ी, पूरे के पूरी फैक्ट्री में एक चाहिए होता है, उसके नीचे 250 लोग चाहिए होते हैं काम करने वाले। वो 250 हमारे होते हैं, वो एक उनका होता है। कहने को रोजगार मिलता है, वो रोजगार, वो एक कंपनी चला रहा है जो आदमी, वो एक आदमी चला सकता है। तो पूरा तंत्र ये, अगर तुमको रोजगार देना है, वही फैक्ट्री हमारे गांव में, हमारे गांव के लोग नहीं चला सकते क्या? अगर यहां असंध के अंदर रिलायंस कंपनी का स्टोर खुलेगा, उस स्टोर को मैनेज कौन कर रहा है? असंध का बच्चा कर रहा है ना। असंध का बच्चा रिलायंस की कंपनी का स्टोर मैनेज कर सकता है, वो अपना स्टोर मैनेज नहीं कर सकता। तो जितना लोन तुम रिलायंस को दे रहे हो उतना लोन हमारे गांव के बच्चे को नहीं दे सकते। जितना उस कंपनी को दिया जा रहा है लोन, वो हमको नहीं दिया जा सकता। वहां पे तो सिक्योरिटी फ्री दिया जाता है, उनके तो 11-11 हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है, हमारे लोगों को क्यों नहीं दिया जा सकता? हमारे यहाँ पर तो 20 लाख का लोन अगर होता है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 18 लाख रुपया भर भी चुका है, मात्र 2 लाख बचा पड़ा है, तो मकान की कुड़की कर देते हैं और उनके 11,000, 15,000, 1 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। अभी मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, आप ऐसे तो से बात कर रहे थे, थाने के सचिव से बात, पता नहीं एसपी से बात कर रहे थे आप? नहीं, एसएचओ सही था, वो कुंजपुरा के थाने की बात थी। हाँ, वो उठा के ले गए थे कोई लोन, जो उनका मकान वो हाँ करने आए हुए थे। बिल्कुल। क्या था मामला? वो तहसीलदार ने आदेश दिया। मामला क्या, शुरू से बताओ। मामला यह है कि बंदे ने लोन लिया हुआ है और उसने मतलब 20 लाख रुपए में 6 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए भर भी दिया है, 2 लाख रुपया बचा हुआ है, सारी प्रॉपर्टी को कुड़क कर रहे हैं। और कमाल की बात क्या है, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हालत यहां पर क्या है कि प्रॉपर्टी किसी और की है, लोन किसी और ने लिया हुआ है और मकान किसी और का सीज किया जा रहा है। ऐसे कैसे? यही खेल है, बस कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्या था वो प्रॉपर्टी? किसकी थी प्रॉपर्टी? अमित, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको वो उठा के लाए थे बंटी की, उसके भाई की और उसकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। लोन उसके भाई ने लिया हुआ है, लिया हुआ बाड़े के जमीन के ऊपर है, और लोग बंटी के घर पे लगा रहे हैं। नहीं, आप तो अमित की बात कर रहे थे ना? हाँ, बंटी अमित का ही नाम है। तो अमित को उठा करके ले गए। अमित कह रहे मेरी क्या गलती है, मेरा तो लोन भी नहीं है। वो कह रहे नहीं, इसी का आदेश हुआ है, बस इस पे ताला लग जाएगा।
तो फिर क्या हुआ उस मामले का? कुछ भी नहीं हो। वो तो फिर जब पता लगा कि पूरे देश से लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो एसएचओ को बाद में उन्हें एसएचओ ने गलती मानी अपनी, और बोला कि हमने तो चाय पिला के भेज दिया है घर पे वापस। घर पे जाके उसने अपना ताला तोड़ लिया, अपने घर में है वो ठीक हो गया। कि ठीक क्या अब करना चाहिए, तो शिकायत एसएचओ के खिलाफ। फिर गांव का आदमी है बेचारा, वो सोचता है मैं अकेला हूँ, एसएचओ के खिलाफ करूँगा, एसएचओ फिर मुझे किसी नशे वाले या ड्रग्स वाले किसी केस में फंसा के अंदर कर देगा, फिर तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे साथ कोई लगने वाला है नहीं है। डर जाता है आदमी पुलिस के इस डर से कि उनकी मर्जी है, वो कुछ भी उस समय फेल आप देते कहाँ थे हैं। जब वो कॉल आया? मैं उस वक्त नांगल चौधरी में था उस वक्त, मतलब महेंद्रगढ़ के आसपास था जब कॉल आई, तो वहीं उसी एरिया में। एक वीडियो में आप जिक्र भी कर रहे थे कि कोई नया धर्म आ रहा है, वो क्या सिस्टम हाँ, है? क्रिस्लाम, वो यहूदी, हम्म, इस्लाम हम्म, और क्रिश्चियंस, ये मिल करके एक इनका इनका मिला जुला एक धर्म बना रहे हैं, क्रिस्लाम। कौन बना रहा है? और यही वेटिकन वाले जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जिनको पूरी दुनिया कंट्रोल करनी है। और ये कह रहे हैं कि जो आपकी जो धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब अगर आप जैसे आप हिंदू धर्म, हिंदू पंथ को, मतलब धर्म तो नहीं है हिंदू, अगर आप हिंदू पंथ को प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये पंथ आपने नाम लिया, पंथ और हिंदू में क्या फर्क है? पंथ ही है ना हिंदू। पंथ मतलब कि एक पंथ विचारधारा। और धर्म में क्या अंतर है? धर्म वो अलग अलग नहीं हो सकता किसी के लिए, वो सबके लिए एक होता है। जैसे भाई का धर्म क्या है, हाँ। आप किसी भी घर में पैदा हुए हो, भाई का, बड़े भाई का वही धर्म है, छोटे भाई का वही धर्म है, माँ का वही धर्म है। जैसे माँ का गर्भ धारण करना और बच्चा पैदा करना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी माँ हो वैसे ही बच्चा पैदा करेगी जैसे होता है, वो माँ का धर्म है। वहां होकर के उसका रोल क्या है, वो उसका धर्म है। प्रकृति के नियमों को पालन करना ही धर्म है, सीधी सी फर्ज बात। फर्ज और धर्म, फर्ज तो आप उसको फर्ज तो अलग बोल देते हो, धर्म एक्चुअली यानी जो धारण या जो नियम धारण करने लायक है वही धर्म है, और वो किसी का अलग हो ही नहीं सकता। आप किसी काम को करने से, आपने पूजा की पद्धति, परमात्मा एक सबके लिए एक ही है, वही है। उस परमात्मा के बारे में सोचना कि तुमको उसके बनाए नियमों का ही पालन करना है, ये तो हमारा धर्म है। उसकी पूजा अर्चना कैसे करनी है, इसके नियम अलग बना दिए, वो पंथ बन गया। जैसे सिख अपने परमात्मा की अर्चना अलग करेंगे, हिंदू अपना अलग करेगा, मुसलमान अलग करेगा, यहूदी अलग करेगा, ईसाई अलग करेगा, तो वो पंथ हैं, वो धर्म नहीं है। वो हमें झूठ बहकाया गया है, वो हमको गलत तरीके से घुसाया गया है। धर्म सबका एक है, जैसे हमारा इंसानी धर्म है वो सबका एक ही है ना। इंसान होने के नाते आपको जीव कल्याण की बात करनी है, जीवों को मारना नहीं है, प्रकृति का नुकसान नहीं करना है, पानी का दूषित नहीं करना है, हवा को दूषित नहीं करना है, दूसरे किसी जीव को मतलब परेशान और मारने का वो काम नहीं, यही है ना सबका धर्म। तो ये धर्म है उसका। तो पंथ अलग अलग है, पंथों में घुस के फिर वो जैसे आतंकी बन जाता है ना, जब कोई आदमी अपने पंथ का कट्टर समर्थक बन जाता है तो वो आतंकी के जैसा हो जाता है। तो हर देश के अंदर कोई ऐसा कट्टरपंथी कोई व्यक्ति लाया जाएगा, सत्ता के ऊपर बिठाया जाएगा, वो अपने अनुयायियों को कट्टरपंथी बनाएगा, और वो कट्टरपंथी फिर देश के अंदर कत्लेआम और डर और भय का माहौल बनाएंगे। कोई पार्टी भी हो सकती है। हाँ, पार्टी तो देखो, पार्टी की विचारधारा में कभी ये सब नहीं होता है, ये काम कोई व्यक्ति ही करता है, बेसिकली व्यक्ति को चेहरा बना के लाया जाता है। अभी इंडिया में, भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी विचारधारा हिंदू की नहीं। अभी तो मुसलमानों को गिफ्ट किया है, योगी ने भी किया है, मोदी ने भी किया है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपने कभी देखा है कि हम हिंदू की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, ऐसा कभी बोला हो नरेंद्र मोदी ने? या बोला तो नहीं है वो लेकिन वो काम जरूर कर रहे हैं। फेक आईडी बनाई जाती हैं, लोगों के अंदर घुसाया जाता है और लोगों के दिमाग में ऐसा सेट किया जाता है कि वो अपने आसपास के लोगों को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दें। कुछ काम ऐसे हैं जो हिंदुओं के पक्ष में ज्यादा किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। वैक्सीन हिंदुओं को ही सबसे ज्यादा लगाई गई थी। अब वैक्सीन का कितना फायदा हुआ है ये आप सबको मालूम है, आपके आसपास हो रहा है ना, तो हिंदुओं को ही लगी ना। अब जितने आप देखोगे, अगर जा करके नपुंसकता का आंकड़ा अगर आप चेक करोगे, हिंदुओं में सबसे ज्यादा है। कर्जे का आंकड़ा देखोगे, हिंदुओं में सबसे ज्यादा है। जो उद्योग धंधे, डाटा कहाँ है ये? सब जगह आप उठा के देखो ना, पॉपुलेशन का परसेंटेज के हिसाब से उठा के देख लो कितने लोगों के ऊपर कितना कर्जा है। इस्लाम में तो कर्जा वैसे ही हराम है। नपुंसकता का आंकड़ा तो मनमोहन सिंह ने तो 45% को कहा था, अब तो मेरे ख्याल से 75 से 80% हो गया है। करनाल का 2023 का आंकड़ा है, करनाल जिले में
1,38,000 बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ है 2023 में, और रोहतक में 1,86,000 समथिंग पैदा हुआ है। एक जिले की बात बता रहा हूँ मैं, आप देख लगा के देखो पूरे भारत के अंदर। और ये आंकड़े पहले कहाँ थे? कहीं पर भी नहीं थे। आईवीएफ सेंटर इतने थे, हार्ट के इंस्टीट्यूट्स इतने थे, किडनी के इंस्टीट्यूट्स इतने थे, बॉडी पूरे के पूरे मल्टी ऑर्गन फेलियर पहले कभी होता था? नहीं होता था भाई। ये सब कौन कर रहा है? हिंदू हृदय सम्राट ही कर रहा है भाई। आपको दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। बात कर रहे थे, नए धर्म पे बात कर रहे थे। क्रिस्लाम बोल रहे हैं उसको। वो कह रहे हैं कि जो तुम ये कोई पंथ फॉलो करते हो, जो तुम कोई और धार्मिक प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो, इसकी वजह से तुम कट्टर होते जा रहे हो। ये जो कट्टर बनाया जा रहा है ना, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैसे क्या होगा पंजाब के इलाके में सिखों को धर्मांतरण करके ईसाई बनाया जा रहा है पैसा दे करके। इसी तरह से जहाँ आदिवासी इलाकों के अंदर भी जहाँ पैसा नहीं पहुँचा है वहाँ पैसा दे करके ईसाईकरण किया जा रहा है। फिर इस्लाम के लोगों को भी लेकर के और पादरियों को उनको लेकर के, जो वो मौलवी वगैरह को लेकर के, वो हिंदुओं जहाँ बॉर्डर एरिया पड़ेगा वहाँ पर उनको इस्लामिक धर्म के अंदर कन्वर्ट करवाया जाता है पैसा दे करके स्पेशली। तो अब गरीब आदमी का तो धर्म पैसा है, उसको नहीं मालूम है कि अच्छा बुरा क्या है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहता है जिस धर्म में मैं हूँ यहाँ पे मैं भूखा मर रहा हूँ, मुझे वहाँ पर अगर महीने का 15,000 रुपया 20,000 रुपया मिलता है उनका गीत गाने से, वो गीत गा देगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो जैसे नौटंकी वाले होते हैं। अब फिल्म एक्टर है, वो क्या बोलेगा आपको? वो आप बोलोगे उसको कि तुम ये इस तरह के अश्लील जो है वो एक्टिंग क्यों करते हो या ऐसी अश्लील फिल्में क्यों बनाते हो? तो वो बोलता है मैं तो एक्टिंग करता हूँ, मेरे को तो पैसा मिलता है ये सब करने का, है ना। तो ऐसा करके गरीब आदमी को पैसा दे के आप कुछ भी करवा लोगे। तो वो जहाँ इस तरह से कन्वर्जन होता है, फिर वो जहाँ बाहुल्य, जिस जगह पर जिस भी पंथ को मानने वालों का बाहुल्य होगा, वहाँ कट्टरपंथी चलेगी। वो पूरा का पूरा गेम प्लान चलेगा, मीटिंग्स होंगी, फिर वहाँ पे उनके खिलाफ भावनाएं भड़काई जाएंगी, फिर वहाँ पर दंगे करवाए जाएंगे, छोटे मोटे उपद्रव करवाए जाएंगे, फिर वो मीडिया में छपेगा, फिर मीडिया में छप के फिर वहाँ तक जाएगा इंटरनेशनल, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसके ऊपर संज्ञान लेगी और फिर कहेगी ये बड़ी चिंता का विषय है कि आप पंथों के आधार पर ऐसे लड़ रहे हो। तो फिर वो कहेंगे यार एक काम करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एलियन का अटैक होने वाला है, तो एक काम करते हैं पूरी दुनिया में एक ही धर्म जो है वो बना देते हैं, सबको यही फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई इसके अलावा कुछ और फॉलो करेगा तो उसके ऊपर उसका अकाउंट सीज हो जाएगा, उसका राशन नहीं मिलेगा, उसको रोटी नहीं मिलेगी, बिजली पानी कट जाएगा, सब कुछ ऐसे कट जाएगा। वो सब प्लान चल रहा है। तो इसी गेम प्लान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टोटल कंट्रोल जिसको कहते हैं, कि पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंसी और पूरी तरह से उनके कंट्रोल में, जिसका नाम उन्होंने दिया है राइज ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अभी नरेंद्र मोदी की 4 दिन पहले की एक वीडियो थी जिसमें पीछे लिखा हुआ था इंडियाज़ रोल इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और नरेंद्र मोदी को आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगी। आप सोचिए नरेंद्र मोदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कितनी बार जिक्र किया है उसने, बताया है कि पूरी दुनिया में एक नया विश्व व्यवस्था का ऑर्डर आ रहा है। अगर थोड़े शब्दों में बोला जाए तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क्या मतलब है? जैसे वर्ल्ड ऑर्डर होता है कि पूरी दुनिया में किसका साम्राज्य है। अभी जैसे क्या होता है, जैसे विश्व युद्ध लाया जाता है, ये युद्ध लाए जाते हैं, आपको मालूम है, इंडिया पाकिस्तान का हो या इंडिया चाइना का हो या रशिया और ये अब यूक्रेन का चल रहा है, या फिर मतलब किसी का भी युद्ध किसी के ऊपर अगर हो रहा है तो वो सब करवाए जाते हैं। उनके करवाने के पीछे का गेम प्लान होता है, एक तो इकोनॉमिक गेम प्लान होता है कि जो इस देश की अर्थव्यवस्था, मान लो भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है, सत्यानाश हो चुका है, अब इसका ठीकरा किसके सर पे फोड़ना है। एक तो ठीकरा फोड़ दिया आपने पहले कोरोना के ऊपर कि एक महामारी आई थी, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो डूबी। फिर अब दूसरा जो ठीकरा फोड़ना है वो युद्ध के नाम पर फोड़ दो, फिर भूकंप के नाम पर फोड़ दो, फिर सुनामी के नाम पर फोड़ दो, किसी एरिया के अंदर आप ज्वालामुखी के नाम पर फोड़ दो, कहीं पर सूखे के नाम पर फोड़ दो, कहीं पर बाढ़ के नाम पर फोड़ दो। इस तरह से वो हर जगह पर ये सारी चीज़ें लाई जाती हैं। अगर आपको नहीं पता है, द्वितीय विश्व युद्ध में ये मानव शरीर और मानव दिमाग को कंट्रोल करने की विद्या को पारंगत हो चुके हैं, उस विद्या के अंदर ये मतलब परफेक्ट हो चुके हैं। ये आदमी को अपने हिसाब से चलाने में कामयाब हो चुके हैं। ये आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल भूकंप ला सकते हैं। तो अभी क्या है कि दुनिया में एक इकोनॉमी आपको नज़र आती है, डॉलर का राज चल रहा है और डॉलर के सामने चाइना खड़ा है, डॉलर के सामने रशिया खड़ा है, ऐसा आपको दिखाया जा रहा है। तो अभी ये कह रहे हैं कि इस नाटक को चलते हुए बहुत साल हो गए हैं, ये नाटक ज़्यादा नहीं चल सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चल ही रहा है ये, यानी करीब करीब 70-80 साल हो ही गए हैं। तो हर 100 साल बाद जो है एक व्यवस्था को बदलना पड़ता है, क्योंकि लोग बाग दुखी होने शुरू हो जाते हैं। अभी आप देखोगे पुलिस से पूरी जनता दुखी है,
ट्रैफिक नियमों से पूरी जनता दुखी है। आप खेती से पूरा खितान कैसी दुखी बात कर है। रहे हो आप? हाँ जो ट्रैफिक के नियम हैं हाँ। वो तो जनता के पक्ष के लिए बनाए जाते हैं, जनता के अच्छा। एक्सीडेंट से बचें और ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो। एक आपने और जिक्र किया, पुलिस भी तो इसीलिए है। देखो ऐसा आपको एहसास दिलाया जाता है, ऐसा इसलिए आप पुलिस वालों को भी बताया जाता है कि तुम सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए हो। कभी जाओ थाने में, आज तक किसी थाने में पूरे सिपाहियों की पोस्टिंग नहीं हुई। आज तक किसी थाने में पूरे मामले को निपटाने के लिए स्टाफ नहीं मिला। आज तक किसी थाने में पूरे फंड्स नहीं मिले। आज तक किसी थाने को पूरी तरह से चलाने के लिए कोई व्यवस्था आज तक नहीं दी गई। सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग बैठे हुए हैं, जाकर के पता करो, किसी भी थाने में चले जाओ, किसी भी थाने में चले जाओ। ट्रैफिक नियमों का ये होता है, आपका पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, आपका 1000 रुपये का चालान कट जाएगा तो आपकी गाड़ी पोल्यूशन देना बंद कर देगी। ऐसा ये ट्रैफिक नियम है। आप नहीं, तेज स्पीड इसका से ये है ना कि भाई अगर मैं पैसे दूंगा तो आगे से मैं वो कर लूंगा। हाँ, मतलब आपका वो पर्ची लगेगी, वो पर्ची से आपका गाड़ी जो है वो पर्ची से पोल्यूशन फैलाना बंद कर देगी। नहीं, जो 10 साल पुराना चालान व्हीकल का है, मतलब यही है ना कि भाई मेरे को पनिशमेंट दी जा रही है वो पैसे की। मेरे से पूछकर चालान पेश किया जाए। ये आपको मालूम है कि ये पूरा ट्रैफिक का जो डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा फ्रॉड है, अनऑथराइज्ड है, इलीगल है। कैसे? अभी करूंगा प्रूव मैं आने वाले टाइम में, अभी हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इलीगल है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे सीआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीआईडी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, और चाहे ये परिवहन ये विभाग है जो ये बोला जो मैंने ट्रैफिक वाला, पूरा का पूरा इलीगल है। इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है कि इनको अथॉरिटी किसने दिया है इनके यहाँ पर ये नियम चलाने की। कहाँ पर? भारत के अंदर पुलिस का, सीआईडी का और सारा जितने CIA भी का। पुलिस से संबंधित जितने भी विभाग हैं सबके सब पुलिस कानून 1861 से बने हुए हैं। ये पुलिस के कानून तब से बने। इसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ इनमें? नहीं हुआ जी जनाब, वही तो बता रहा हूँ ना। पुलिस के कानून बने 1861 में, उस टाइम बनाए गए थे क्रांतिकारियों को दबाने के लिए। उस वक्त इनको मिला था 1870 में परमिशन मिली थी अंग्रेज़ों को इस देश के अंदर ये कमर्शियल एक्टिविटी में आते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो पुलिस का जो काम है ये कमर्शियल एक्टिविटी में आता है, क्योंकि यहाँ काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तनख्वाह लेता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो कमर्शियल एक्टिविटी भारत का हिस्सा नहीं है। भारत में कभी कोई आइटम कमर्शियली नहीं मतलब एक दूसरे को दी जाती थी। आपको अगर ध्यान हो और अगर आपने अपने पुरखों से सुना हो तो गांव में नाई जो है वो पूरे गांव के बाल काटेगा, उसका पैसा नहीं लेगा। उसके बदले में वो सेवा कर रहा है तो उसके बदले में किसान उसके हिस्से का अनाज पैदा करेगा। वो जितने घरों को लेके एक नाई का घर जो है, जितने घरों के बाल काट रहा है उतने घरों का किसान अपना अनाज उसके हिस्से का दे रहा है। उतने घरों के जो चमार हैं वो अपने हिस्से के जूते उसको दे रहे हैं। उतने हिस्से का जो कुम्हार है वो उतने घड़े उसको दे रहा है, घड़ा उसको दे रहा है, मतलब जो बर्तन जो जरूरत मिट्टी के बर्तन जिस जो। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति गांव के अंदर एक दूसरे से कोई भी देनदारी, कोई भी लेनदारी कमर्शियल नहीं कर रहा है, वो सहभागिता से चल रहा है। तो पूरा गांव का जो कल्चर है, जिसकी अर्थव्यवस्था जंगल आधारित है और कॉपरेशन आधारित है, सहभागिता से चलता है, वो भारत है। जहां एक दूसरे से लेन देन में पैसा इस्तेमाल होता है वो भारत नहीं है। ये कहां लिखा हुआ है कि ये भारत है? डेफिनेशन भारत की यही है भाई मेरे। इसीलिए जिस टाइम पर धर्म के नाम पर देश अलग किया गया तो नेपाल अलग बना, नेपाल हिंदू राष्ट्र बना, और जब मुस्लिम राष्ट्र बना तो पाकिस्तान बना। भारत हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत है ही, भारत का नाम ही ये है कि जहां पर धर्म, जाति, लिंग और रंग किसी भी आधार पर किसी भी तरीके से कोई भेदभाव ना होता हो, जहां सारे नियम प्रकृति के बनाए हुए चलते हैं, जो सनातन नियम है केवल वो चलेंगे, वही भारत है। जहां सनातन नियम नहीं है वो भारत का हिस्सा है ही नहीं है। और शहर हैं जहां सनातन नियम नहीं चलते हैं, गांव में ही चलते थे। गांव को बर्बाद करना, गांव को शहरों की तर्ज पर विकसित करने का जो ये डायलॉग है, और गांव की ज़मीन से जंगल को उड़ा देना, सामूहिक तालाब को उड़ा देना, और गांव के अंदर भी बाजार को ले जाना, गांव में भी पैसे का फ्लो ले आना, गांव में भी बुढ़ापे के नाम पर अलग पैसा देना, विधवा के नाम पर अलग पैसा देना, इंजेक्शंस के नाम पर अलग पैसा देना, आंगनबाड़ी के नाम पर अलग पैसा देना, स्कूल के नाम पर अलग पैसा देना, पैसा हर आदमी को पैसे के साथ जोड़ना, दैट इज नॉट भारत।
तो वो हर आदमी की मेंटालिटी को खराब करके भारत की मानसिकता को खराब करना चाहते हैं, ताकि हर एक जगह पर रोड्स जो है ऐसे करके इतना बड़ा रोड ले दिया और कह दिया इसके 10 किलोमीटर में रजिस्ट्री नहीं होगी, फिर उसके थोड़ा उधर भी रोड है उसके भी 10 किलोमीटर में नहीं होगी, तो कहीं पर कोई जगह बचेगी ही नहीं जो गांव की बचेगी, सब नगर पालिका किसी न किसी नगर पालिका के अंडर आ जाएगी और भारत खत्म हो जाएगा। ये भारत को खत्म करने की साजिश है, जिसको शहरीकरण कह रहे हैं, जिसको व्यापार आधारित व्यवस्था कह रहे हैं। यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जहां भारत को खत्म किया जा रहा है। और पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जो प्रकृति के नियमों से चलता है। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं है जहां सारी ऋतुएं एक ही जगह पर हों, सारे मौसम एक जगह पर मिलते हों, जहाँ थार का रेगिस्तान देखना है वो भी यहाँ मिलेगा, आपको स्विट्ज़रलैंड घूम के आना है कश्मीर घूम ही आइए, आपको बर्फ़ देखनी है बर्फ़ मिलेगी, आपको गर्म मौसम देखना है गर्म मिलेगा, आपको ठंडा देखना है ठंडा, पिछले समंदर देखना है समंदर, आपको सब कुछ मिलेगा। पिछले वीडियो में लगभग 1 घंटे की हमारी बातचीत थी जी। तो उसमें जो लगभग कमेंट थे ना उस वीडियो के नीचे, हाँ ऐसे थे ये तो पागल हो गया, तो ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, ये इसको कुछ पता नहीं है, ये कौन सी रिसर्च करके आया है, ये कौन है, ये इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है, क्या क्या सिस्टम है वो। देखो देखो दोस्त, 2-3 चीज़ें हैं। आप ना बिल्कुल बिल्कुल ही अलग बातें कर रहे हो, ऐसी बात कोई भी नहीं कर रहा। तो क्या हम अलग बात नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है। हम बातें तो कर सकते देखो हैं। उन कमेंट्स, जो ऐसा कमेंट करने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले उसकी मानसिकता पर मुझे तरस आता है कि क्या इस देश के अंदर आप से अलग बात करना कोई जुर्म है? आप जैसे बात करते हो, क्या मुझे वैसे बात करना मेरी मजबूरी होनी चाहिए? नहीं, मैं आपसे अलग नहीं सोच सकता? बिल्कुल सोच पहली सकते बात तो ये है। दूसरी बात ये कि क्या हमारा दिमाग इतना ओपन नहीं होना चाहिए कि यार ये बात जो कर रहा है, इस बात में कुछ तो लॉजिक नजर आ रहा है। ऐसे तो नहीं हो सकता मैं बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहा हूं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत देश, इससे पहले भारत किसी सीमा में बंधा ही नहीं था। आपने कभी नोटिस किया, जिसको अखंड भारत की संज्ञा दे रहे हैं, वो सारी की सारी रियासतें गांव से चलती थी। गांव का अपना एक स्ट्रक्चर था, गांव का, हर गांव का अपना एक राज सिस्टम था, हर गांव की अपनी एक पंचायती राज था, हर गांव के अर्थव्यवस्था अलग थी। कहीं समंदर किनारे कोई गांव है वो अलग तरीके से काम कर रहा है, जंगल आधारित व्यवस्था है वो कहीं अलग तरीके से, जड़ी बूटियां जहां पर हो रही है वहां आयुर्वेद का चल रहा है, जहां शिक्षा का है वहां अलग है। क्या आपको नहीं लगता है कि पूरे देश के अंदर जो रियासतें थी वो गांव का आधारित थी? कभी जाकर के आपने चेक किया मेरी बात में कितनी सच्चाई है कि ऐसा क्या था 1860 से पहले या 1600 से पहले, 1600 से पहले, जो रुपया मूल्य का मापक और शोषण या शोषण का साधन किताब है, उस किताब में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हम सब लोगों ने, कि उस किताब में ये बताया हुआ है कि 1600 में जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, उस टाइम भारत पूरी दुनिया के अंदर व्यापार में नंबर 1 है। और अगर कभी उसका रैंक नीचे चला जा रहा है नंबर 2, तो नंबर 1 पे चाइना आ रहा है। यानी जो एशिया के दक्षिण हिस्से में ये सारा हिस्सा है, चाइना और भारत जिसको कह रहे हैं, इन्हीं हिस्सों में आपके सब प्रोडक्शन हो रहा है। सब कुछ प्रोडक्शन सिर्फ यहां हो रहा है भाई। उन देशों में जिसको यूरोप बोल रहे हो, जहां पर आप लोग जिनको डेवलप्ड कंट्रीज की संज्ञा दे रहे हो, कई कई जगह तो ऐसी है यार 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता है, कई कई जगह ऐसी है जहां 9-9 महीने तक आपको बर्फ पड़ी रहती होती है। वहां पर प्रोडक्शन क्या होगा? नथिंग एट ऑल। हमारा पूरा समृद्धि का हाल ये था कि गांव के गरीब से गरीब औरतों के हाथों पैरों में भी सोना और चांदी हुआ करता था। 1 दड़ी चांदी, 2 दड़ी चांदी नॉर्मल हुआ करता था। एक एक घर में 20-20, 30-30, 40-40 भैंसों का लंगर नॉर्मल बात होती थी। 30 भैंस किसी के घर में हो आज के टाइम पे 1.5 लाख के हिसाब से भाई साहब 45 लाख रुपए की तो डंगर डंगर हुआ करते थे। आज के हिसाब की बता रहा हूं मैं आपको। और करोड़ों रुपए का सोना और चांदी हुआ करता था। मतलब हर घर के अंदर संपन्नता थी, क्योंकि प्रत्येक घर प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ था। और वही भारत था असल में। इसी चीज को अंग्रेजों ने एक्सप्लेन किया है, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंटेड किया है। राजीव दीक्षित ने इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और अपनी रिसर्च में सबको बताया है। आप उनको सुनिएगा तो पता चलेगा कि भारत असल में क्या था। चाहे उसमें चाइल्ड लेबर की बात हो, चाहे मेटलर्जी की बात हो, चाहे रिसर्च की हो, एजुकेशन की हो, महिलाओं की शिक्षा की हो, जिस पे भी बात करोगे, भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 था, क्योंकि यहाँ की अपनी एक व्यवस्था थी। भारत की अपनी व्यवस्था, भारतीयता के आधार पर भारत को खड़े करने का मतलब है जो भारत है उसको खड़ा करना। भारत में जो तो जो लोग मेरे खिलाफ कमेंट इस तरह की कर रहे हैं कि ये पागल हो गया है,
देखिए ऑब्वियसली अगर जो 100 लोगों में से 99 एक तरफ की सोच रहे हों जो कि टीवी से संचार, देखो आपको सोच कहाँ से मिलती है, टीवी से, मोबाइल से और स्कूल की शिक्षा से। मैं उस शिक्षा से ऊपर पार पा गया, मुझे समझ में आ गया, और मुझे जब समझ में आया तो मैंने देखा कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ सिखाया जा रहा है, सारा का सारा डॉक्ट्रिन किया जा रहा है, सबका सब प्रोपेगेंडा है, क्योंकि असलियत तो कुछ और है। यार मैं बचपन से पैदा होने के बाद मतलब शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ याद कर रहा हूं, ऐसी शिक्षा मुझे कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है। किसी बच्चे से पूछ कर तो देखो, कॉलेज के 12वीं में पढ़ रहा है कोई 18 साल का, उससे पूछ कर तो देखो तुम्हें क्या आता है, उसको कुछ भी तो नहीं आता है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं आता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बच्चे को 18 साल तक की उम्र तक कुछ भी ना आता हो? मैं ये देखा मैंने इस सिलसिले में कि यार ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, मार क्यों दिया फिर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों मार दिया भाई? जिन्होंने भी भारत को भारतीयता के आधार पर खड़े करने की बात की, चाहे भाई राजीव दीक्षित हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे ये अपना लाल बहादुर शास्त्री हो, इनको क्यों मारा? गांव स्वराज इनकी की मौत बात अभी जब भी गांधी ने करना शुरू किया आजादी के बाद, रहस्य इनकी मौत अभी भी। अब सारा सुभाष रहस्य है। चंद्र बोस की तो मौत मतलब का आप, रहस्य खुला नहीं आज तक। हाँ लाल बहादुर शास्त्री की मौत का रहस्य नहीं खुला बिल्कुल, आज तक। इंदिरा गांधी तो चल गया था पता, वो जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मारा था। क्यों मारा था? राजीव गांधी भी हम्म कभी ऐसे मौत का रहस्य वो भी नहीं खुला। हाँ वो श्रीलंका से थे शायद। भाई देखो, मारने के लिए कोई ना कोई आदमी तो होगा, वो आपके सामने प्रोपेगेंडा कुछ भी रच देंगे। अभी किसी सड़क पे ऊपर रोड रेज में वो उधर मरवा देंगे और बोलेंगे कि ये तो सड़क के ऊपर चलते हुए सीसीटीवी कैमरे में आया है कि इनकी तो गाड़ी का छोटा मोटा टचिंग हुई थी, उसी में लड़ाई बढ़ गई और उन्होंने सरिया मार दिया और सिर में और मर गया। तो आपको क्या लगेगा, सचमुच रोड रेज था या इनका पूरा षड्यंत्र खुल रहा था इसलिए मार दिया? हमारे एक साथी की मैं आपको बात बता देता हूँ, हालांकि पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। हमारे एक साथी के पास इंग्लैंड से फ़ोन आया, बोलते हैं हम इंग्लैंड से बोल रहे हैं और इंग्लैंड के राजघराने से बोल रहे हैं। उन्होंने ये बताया, और जिस टाइम पे उनके पास फ़ोन आता है, कमाल की बात है, उनका फ़ोन जैम हो जाता है। जैम का मतलब ये होता है ना लाउड स्पीकर ऑन होता है, ना ही रिकॉर्डिंग चालू होती है, ना ही आप कुछ भी कर, ना किसी को कॉलिंग पे ले सकते हो, कोई बटन काम नहीं करता है, पूरा जैम। कॉल उठाते ही वो बंदे बता रहे हैं तुम्हारे घर में इस कलर के पर्दे लगे हुए हैं, तुम्हारी इस दीवार पर ये फोटो टंगी हुई है, तुम इन लोगों से बात करते हो, तुम्हारे फ़ोन में जेएसएम के नाम से, जनता सरकार मोर्चा के नाम से 186 फ़ोन नंबर सेव हैं, तुम पिछली बार इतने लोगों से बात कर रहे थे, अपनी पत्नी को यहाँ दिखा कर लाए थे, हमारे पास तुम्हारा सारा रिकॉर्ड है। वो थोड़ा डराने की कोशिश किया, फिर बाद में बोला आई डोंट इंग्लिश ऐसा करके उसने बोला, तो उन्होंने एक हिंदी ट्रांसलेटर रखा, एक लड़की को रखा, वो उनसे बात करती रही। फिर वो यहाँ उस लड़की के रिश्तेदार यहाँ पर थे इंडिया में, उन्होंने अपने जानकारों को बोला कि उनको बोलिए कि उनका फ़ोन टैप हो रहा है, गलती से भी अपने साथियों को कॉल ना करें और कहीं ऐसी जगह ना जाए जहाँ उनकी मीटिंग चल रही हो। उस तरह से वो चलता रहा। आज सुबह, आज की बात बता रहा हूँ मैं, आरबीआई से कॉल आया उनके पास, क्योंकि हमने वो चिट्ठियाँ भेजी हुई तो उन्होंने भी भेजी हुई थी, आरबीआई को भी, गवर्नर को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, सबको भेजी वित्त मंत्रालय में। उन्होंने बोला हम आरबीआई से बोल रहे हैं। ठीक है, बोले देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हमारी बात मान लो, या फिर तुम देशद्रोह में अंदर जाओगे, या सड़क एक्सीडेंट में मर जाओगे, या जहर लग के मर जाओगे, या पैरालिसिस हो जाएगा, हमें कुछ नहीं पता। किसको फोन आया था ये वाला? हमारी टीम का एक साथी है, नाम नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, यूपी से हैं। अभी कोर्ट में हम लोगों ने घसीट लिया है बैंकों को, पूरे मसले पे फंस गए हैं बैंक, एकदम फंसे पड़े हैं। वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव को हमने तलब किया है कोर्ट में, और वित्त और जो कहीं खबर तो है ही नहीं है भाई, हम तो क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, किसी ने छापने की हिम्मत नहीं है, तो हम क्या करें इसमें? ये तो हमारी गलती तो नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ, तो ये तो बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है। तो जी उसको बोला हमने, और वो जो बंदा था वो बोला या तो ये नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये हाल होगा, और यदि तुम हमारी बात मान लेते हो, मानने में तुमको क्या करना है, मानने में तुमको ये करना है कि जो तुमने आज तक चिट्ठियाँ भेजी हैं उसका जवाब हम तुमको नहीं देने वाले हैं, और तुम्हें भी आगे से कोई चिट्ठी नहीं भेजनी है, बस इतना सा मानना है। बदले में हम तुमको दो ऑफ़र दे रहे हैं, दोनों की दोनों तुम्हारी। पहली, हम तुम्हें 2 एटीएम देंगे, पूरी दुनिया में जहाँ से चाहो जितना चाहो पैसा निकाल सकते हो उस एटीएम से, ये है पहली ऑफ़र। दूसरी ऑफ़र है, जो तुम कह रहे हो कि सरफेसी एक्ट के तहत गलत लोगों को फंसाया जा रहा है, 5000 नाम हमको लिख करके दे दो पूरे देश से जिनको गलत कार्रवाई हुई है,
जिनके मकान पर कुर्की या फिर इसके आदेश आए हुए हैं, उन सब की नीलामी रुक जाएगी और सबको नो ड्यूज मिल जाएगा। 5,000 की लिमिट है, इससे ऊपर नहीं। ये दोनों ऑफर तुम्हारे पास है, तुम ये या तो तुम ये कर लो। ले लेते फिर एक, कम से कम आपका एक टीम मेंबर तो हो जाता सही। नहीं नहीं, एक टीम मेंबर तो हो जाता। अब हम फंसे हुए हैं कि अब हम क्या करें। मतलब इतने से में हम बिक जाएं या लड़ाई को जारी रखें, आदमी खो दें या क्या करें। हम नहीं समझ में आता कि एक चिट्ठी ने और एक कागज़ ने मतलब इतनी हिला दिया, पूरा सिस्टम हिलाया हुआ है। क्योंकि जिस दिन ये चीज़ें बाहर आएंगी उस दिन पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश करने वाला है, इनको भी मालूम है क्रैश करने वाला है। क्रैश हो जाएगा तो फंसेंगे तो आम आदमी तो ऑलरेडी फंसा हुआ है मेरे दोस्त। कहाँ है अभी तो चल रहा है, मान लो जो चल रहा है, आपको लेकिन लगता है चल रहा है भाई। आप सारी जिंदगी इसी तरह से चलते रहो तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। फिर क्या हो जाएगा जब ये फंस जाएंगे तो? आपको असल चीज पता चल जाएगी कि असली धन क्या है। सोचो 40 साल की उम्र तक आपने अपनी सेहत को दांव पे रख के इतना काम किया, और आपको मालूम है कि आप जो काम कर रहे हो इस काम में आपकी आंखें कितनी खराब होंगी, आपका ब्रेन कितना डैमेज हो रहा है, आपको मालूम है आपकी सेहत अंदर से, आपका गट कितना ख़राब हो रहा है, रात को जाग जाग के आपका पूरा का पूरा सिस्टम अंदर से ऑर्गन फेलियर की तरफ आप जा रहे हो, आपका पूरा सिस्टम अंदर से ख़राब हो रहा है। तो अब 40-45 साल तक आप अपने सेहत, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका अंदर से खोखला हो रहे हो। जब आप 40-45 के हो जाओगे उसके बाद जितना पैसा कमाया सारा डॉक्टरों को पूछ दोगे। नहीं हो रहा तो बता दो अपने आसपास, आपके आसपास कोई एक घर बता दो जिसमें बीमारी नहीं है, मिलेगा नहीं आपको। एक इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है यार, ये पूरा स्ट्रैटेजिकल है, पूरा प्लानिंग का हिस्सा है, और इसको समझना पड़ेगा। शरीर को समझना भुला दिया हमने, ज़मीन को समझना भुला दिया हमने असली धन को खो दिया, हमने परिवारों को खो दिया, समाज को खो दिया। अपराध, नशा, कितना चारों तरफ नशा यार, ऐसा कैसे हो सकता है? नशा मुक्त गांव ऐसा बोर्ड लगा होता है और उस गांव के कोने पे 2 ठेके हैं यार, एक इधर वाले पे एक पदर वाले पे। नशा मुक्त गांव कैसे हो गया वो? मुझे नहीं पता कैसा नशा मुक्त गांव है, और आप मान रहे हो। और उस बोर्ड को शान से वहां लोग खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं वो बच्चे उस गांव के। उनको इतनी अकल नहीं है कि ये ठेका क्या है, ये नशा नहीं है क्या। वो तुमको कह रहे हैं कि जो तुमको ठीक करने वाली चीजें हैं, अफीम और जो ये भांग है, जो दवाइयां हैं एक्चुअली, उनको तो नशा कह करके वो दवाइयां छिड़क के मरवा देते हैं उनको, तो मतलब उनके पौधों को सड़ा देते हैं, और ठेके नए नए रोज खुलते हैं। चिट्टा आपको अवेलेबल इजीली हो जाता है, दूसरे नशे आपको, सूखे नशे अवेलेबल हैं। इतनी समझ नहीं है हमको कि नशा क्या होता है और दवाइयाँ क्या होती हैं। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्यों हो रहा है ये सब? मतलब ये कह सकते हैं भारत बर्बाद हो रहा है। हाँ, यही तो कह रहा हूँ मैं, और क्या कह रहा हूँ। आपकी जो बातें हैं उनसे ये लग रहा है कि भारत बर्बाद हो रहा है, किया जा रहा है मेरे दोस्त। यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ का जो उद्योगपति है, यहाँ का खिलाड़ी है, और यहाँ का, अब देखिए खिलाड़ी किस चीज़ की ऐड कर रहे हैं। 3 पत्ती खेलो, वो कह रहा है ड्रीम 11 खेलो, सट्टा लगाओ, यही खेल रहा है ना, यही कह रहा है ना खिलाड़ी। एक खिलाड़ी, फिल्म अभिनेता क्या कह रहा है कि रेड एंड वाइट पीने वालों की बात कुछ हो रहा है। दूसरा कह रहा है मिल बैठेंगे 3 यार जब ये सोडा पियेंगे। तीसरा कह रहा है कि ये वाली विस्की पियेंगे तो हम लोग जो है बड़े वो हो जाएंगे। कह नहीं रहा है वो, मैं कोई ऐसी बात थोड़ी कह रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ गया। आप एक वीडियो में एक वो शादी वाली प्रणाली की और बात कर रहे थे कि वो खत्म हो रही है, विवाह प्रणाली। देखो विवाह प्रणाली 13-14 साल की उम्र में लड़की को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। लड़की को पता लगने लग जाता है कि मेरे शरीर में, मेरे अंगों में इस तरह का बदलाव होना शुरू हो गया है। पीरियड शुरू होने के 2 साल बाद वो कोई भी लड़की जो है वो मतलब माँ बनने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। यानी करीब 16 साल की उम्र में एक माँ बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। उस 2 साल पूरा होने, उस टाइम तो नाबालिग होती है। आपने कानून बनाया ना, तभी तो नाबालिग है। पहले थोड़ी होती थी, पहले शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा कैसे जन्म लिए भाई? वो उसीलिए लिए ना, अगर तुम कह रहे हो, क्योंकि हमें शरीर का एग्जैक्ट पता था। उनको पता था कि 16 साल की उम्र में कोई भी लड़की माँ बनने के लिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। उस टाइम पर करप्शन उसके शरीर में नहीं आया है, उस टाइम तक कोई गलत उसने स्टेप्स नहीं उठाए हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको ख़राब करता हो। उस वक्त जब बच्चा पैदा होगा वो सबसे हेल्दी होगा। जितनी उम्र बढ़ती चली जाएगी उतने ही अनहेल्दी बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको भारत को ख़राब करने के लिए क्या करेंगे? ये कहेंगे कि हमने एक कानून बनाया आपके लिए कि आपका बच्चा, आपकी जो लड़की है वो 16 साल की उम्र
में लिव इन में रह सकती है। बनाया था ना कानून। वो तो 18 लिव इन में तो 18 का ही है शायद। 16 साल की उम्र में मां बन सकती है, लिव इन में था वो खाप पंचायतों के विरोध के बाद अभी के लिए उसको होल्ड कर लिया गया था, बाद में वो आएगा। 16 साल की उम्र में लिव इन में रह सकती है, मां बन सकती है। अगर परिवार को उसके मां बनने से आपत्ति है तो जिला का जो कलेक्टर के अंडर आने वाला जो बच्चे का बाल संरक्षण जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत उसके बच्चे की पालना सरकार करेगी, मिलेगा सपोर्ट। अगर वो बच्चा मान लो वो अनचाहा बच्चा पैदा ना करना चाहे तो उसको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। अबॉर्शन कराने के बाद भी क्या वो उसी तरीके से मां बन पाएगी? बन पाएगी? थोड़ा दिक्कत होगी थोड़ा, ऑब्वियसली ना। जो जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो माँ बन ही नहीं पाएगी। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? और जब वो इतने सारे रिलेशंस पहले बना चुकी है, क्या वो कभी अपने परिवार के साथ रह पाएगी? क्या वो उस तरीके से रह पाएगी जैसे निष्ठा के साथ और प्रेम के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता रह पाएगी। आपको लगता हो, आप फेमिनिस्ट हो, आप कुछ भी बात करते हो, आपकी मर्जी है, मुझे नहीं लगता है। क्या ये प्लानिंग के साथ नहीं लग रहा है आपको? फिर वकील सलाह दे रहा है लड़की को कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ पिटाई करता है ना, तुम्हें इसकी माँ का नाम भी लिखवाना पड़ेगा दहेज वाले मामले में, इसके बाप का भी लिखवाना पड़ेगा, तब साले घुटनों पे आएंगे, तब तुम्हारी बात मानेंगे। होता नहीं है क्या? गलत नाजायज हुआ ना तो कानून बनाया ना इन्होंने। मैरिज टूटेगी कि नहीं टूटेगी? जिस परिवार के को उस लड़की ने गलत इल्ज़ाम लगा करके फंसाया है, क्या वो परिवार कभी भी उसको बेटी की नज़र से देख पाएगा? नहीं। क्या वो हस्बैंड उसे कभी भी प्रेम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा मेरे दोस्त। और जिस रिश्ते में इतना झूठ आ चुका है वो रिश्ता टूटे, मतलब टूटे बने क्या फ़र्क पड़ता है? भारत तो नहीं हो सकता वो। क्या ये आपको योजनाबद्ध नज़र नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो मुझे आपसे कुछ इसमें क्या योजना है यार? आपको शरीर का स्ट्रक्चर बता दिया तो माँ कब बननी चाहिए, किस तरह का परिवार का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, ये इसमें क्लियर नहीं हो रहा सब कुछ। और आपको कानून बना करके आपके पूरे दाम्पत्य जीवन को खराब किया जा रहा है। ये आपको षड्यंत्र दिखाई नहीं दे रहा? इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? इतनी कॉमन सी बात है ये जो मैंने बोली है, आपको अलग दिखाई दे रही है। मैं तो वो बोल रहा हूं जो हो रहा है आपके घर में, मैं तो वो बोल रहा हूं जो शरीर कहता है। आपके बच्चे का सीमन जिस टाइम पे बनना शुरू होता है तब शुक्राणु सबसे हेल्दी होंगे, या वो नशा करते करते 30 साल की उम्र में पहुंच जाएगा तब ज्यादा हेल्दी होंगे? बताना आप। पहले ज़्यादा हेल्दी होंगे। पहले ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। आपको आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप कहते हो महिलाओं की बराबरी का नाटक खेला जाता है फेमिनिज्म के नाम पर, कि कहती हैं कि महिलाएं जो पुरुषों के बराबर हैं। महिला पुरुष के बराबर हो ही नहीं सकती है। अगर महिला पुरुष के बराबर होती तो उसको बराबर पैदा किया होता भाई, उसको यूट्रस थोड़ी दिया होता। महिला केवल महिला बीज बचा सकती है, केवल मादा बीज बचा सकती है। चाहे पेड़ हो, चाहे फूल हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, मादा के पास ही कैपेसिटी है बीज को अपने अंदर संरक्षित रखने की। आदमी बचा लेगा क्या? बराबर कैसे हो गई वो? उससे कहीं ऊपर है भाई। फिर कहेंगे मुझे भी आदमी के बराबर आना है, उसका लेवल बहुत ऊपर है, लेकिन उसको ये कहकर के आदमी के बराबर आना, उसका लेवल नीचे गिराया जाता है। वो कहती है तुम सिगरेट थोड़ी पियोगे, मैं भी पीऊंगी। तुम दारू खाली तुम थोड़ी पियोगे, हम भी पियेंगे। तुम थोड़ी ना कर 2-3 लड़कियों के साथ में सहवास करोगे, हम भी करेंगे, हम भी जाकर के वहाँ करेंगे। जाओगे गुड़गांव चेक करो ना एक बारी जाकर के। और अभी तो खबर छपी थी ना कि कनाडा में रहने वाली लड़कियां देह व्यापार करती हैं अपना खर्चा चलाने के लिए, जो यहाँ से लड़कियों को भेज रहे हैं बड़े विदेश में। हमारी बेटी वहाँ पे रहती है, क्या करती है क्या नहीं कुछ पता थोड़ी है, क्योंकि बराबर आ चुकी है ना वहाँ की लड़की। सिगरेट ऐसे ही बराबर में पी रही है, गुटखा बराबर खा रही है, वो बीज अंदर रख पाएगी, उतना ही शुद्ध रूप में बीज रख पाएगी। इसीलिए महिलाओं को इस करप्शन से दूर रखा गया था, उनको कैद नहीं किया गया था भाई। आदमी को औरत की कदर पता थी, इसलिए वहां पर शुद्धता का, वर्जिनिटी का, और सही समय पर शादी का, और पूरे फैमिली के उस आचरण में उस फैमिली की छांव में रखने का ये रिवाज रखा गया था। पूरा परिवार पूरा समझता था, पूरे सिस्टम को समझता था पूरा समाज। और इन्होंने, अंग्रेजों ने आपके नेताओं को पालतू कुत्ता बनाकर उद्योगपतियों का, और इस तरह के कानून पास करे कि आपका पूरा फैमिली स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाए। और नहीं गड़बड़ाया हुआ तो बता दो आज के टाइम पर आपका पूरा फैमिली स्ट्रक्चर गड़बड़ाया हुआ है।
माँ कहीं रहती है, बाप कहीं रहता है, बच्चा कहीं रहता है, दादा कहीं रहता है, दादी, एक ही परिवार के 5 परिवार बना दिए इन्होंने। हर जगह आपको एक परिवार के 5 परिवार बनाने से 5 गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी, 5 ट्रैक्टर लेने, 5 कार लेनी पड़ेंगी, 5 बाथरूम बनाने पड़ेंगे, 5 टॉयलेट्स, 5 किचन बनाने पड़ेंगे, 5 मोबाइल। सब कुछ 5 करना पड़ेगा। बाजार की मौज, बाजार की मौज होती है इससे। इसलिए आपके बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम आपके गांव या उसके आसपास नहीं किया जाएगा जहां वो पैदल चल सके। इंतजाम वहां किया जाएगा जहां जाकर पीजी में रहना पड़े उसे, ताकि एक परिवार वहां बसे। आपको नौकरी आपके गांव में नहीं दी जाएगी, कहीं दूर दी जाएगी। इवन पति को अलग, पत्नी को अलग दी जाएगी, ताकि एक घर वो अलग बसाए, एक घर वो अलग बसाए। आपको क्या लगता है, ये पता नहीं है उन लोगों को कि इससे परिवार टूटता है कि बनता है, इससे सेहत खराब होती है। आपका पूरा जिंदगी ट्रैवल करने में लगा दिया जाता है, जबकि मालूम है कि आदमी ट्रैवल करने के लिए नहीं बना। आदमी ट्रैवल करने के लिए नहीं बना है। और ट्रैवल कौन करेगा फिर? क्यों करेगा ट्रैवल? बताइए क्यों करेगा ट्रैवल? आप बताइए क्यों करेगा? अरे भाई, ट्रैवल करने के लिए बनाया होता तो पंख लगाकर भेजता ना परमात्मा। जिनको भेजा है उनको भेजा नहीं है क्या? तुमको लगाने में क्या तकलीफ थी उसको? तुमको गाड़ी पहिया बनाने की जरूरत क्या थी? बताओ, गाड़ी बनाने की जरूरत क्या है तुमको? करते क्या हो वहां जाकर के, जो तुम अपने गांव में नहीं कर सकते, जो वहां पर नहीं कर सकते जहां से आप पैदा हुए हो? आपका जो ट्रैवल करवाना है ये षड्यंत्र का हिस्सा है। पूरा ट्रैवलिंग आपको बर्बाद करने के लिए है। बच्चा साइकिल चलाने के लिए नहीं बना है। रीढ़ की हड्डी खराब होती है। 16 साल तक उसकी हड्डी को पकने दिया जाए, दौड़ने दिया जाए। दौड़ना भी कच्चे में, पक्का नहीं होना चाहिए, ईंटें नहीं होनी चाहिए, रोड सड़क पे पक्का नहीं होना चाहिए, लेकिन सब पक्का कर दिया हरामखोरों ने। आप इसलिए सबके घुटने खत्म हो रखे हैं। कच्चा चलने को छोड़ा ही नहीं है। पानी अंडरग्राउंड नीचे ना जा पाए, रिचार्ज ना हो पाए, इसलिए सब कुछ पक्का कर दो। खेत हैं तो, हाँ, खेत हैं तो वहां से नीचे से ही निकाल करके पानी दे रहे हैं आपको। नहर का पानी थोड़ी आ रहा है, नीचे से निकाल रहे हैं। और आसपास में सफेदे लगा दिया, यूकलिप्टस, जो सारा पानी चूस जाते हैं। नहीं लगाए तो बताओ। ये तो है। हाँ, तो फिर पॉपुलर पे आपको फायदा इसका मिलेगा। एंडिंग क्या है फिर? एंडिंग आपकी गुलामी है। अगर आपने नहीं समझा तो, अगर आपको समझ में आ गया कि पानी बर्बाद हो रहा है, आपको समझ में आ गया कि गेहूं आपकी फसल है ही नहीं है, गेहूं और चावल आपकी फसल नहीं है, हरियाणा की फसल नहीं है, पंजाब की फसल नहीं है, क्यों दिया जा रहा है भाई? पता नहीं है कि इससे कैंसर होता है? सरकार को नहीं पता है क्या? मेरे को जैसे अदने से आदमी को पता है कि गेहूं से कैंसर होता है, ये अमेरिका की फसल है, हमारी नहीं है, हमारे मोटे अनाज हैं। वो ख़त्म कर दिए, हमको पेस्टिसाइड दे दिया, यूरिया दे दिया, बीज ख़त्म कर दिया, आपका डंगर ख़त्म कर दिए। अब आज के टाइम पे बीज के ऊपर चला हुआ है ना। अभी बीज वालों ने क्या कहा कि जो ये बीज का नया कानून बना है, इसके विरोध में अब हमने 1 हफ्ते के लिए अपनी दुकानें बंद रखी हैं, और जब तक बातचीत नहीं होगी बीज नहीं देंगे हम किसान को। सोचो, किसान के पास अपना बीज नहीं है, वो खेत में कुछ भी नहीं बो पाएगा। और अब एफसीआई के पास अनाज भी नहीं है, एफसीआई के पास अनाज नहीं है, बीज टाइम पर वो बो नहीं पाया। देश में अनाज की किल्लत होगी कि नहीं होगी? होगी। फिर आपको भी गेहूं खरीदने के लिए, अपने बच्चे को ब्रेड का पैकेट खिलाने के लिए आपको भी देह व्यापार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? शायद वहां तक तुम जाने की परेशानी तो होगी। अरे भैया, परेशानी कितने दिन? अभी सिर्फ साइलोज में पड़ा है अंबानी अडानी के पास गेहूं, सिर्फ उनके पास अनाज पड़ा है। और उनके लिए अग्निवीर अभी 4 साल की पूरी करके आ रहे हैं, आ चुके हैं, भर्ती हो रहे हैं अभी रिलायंस में। सारे के सारे बंदूक लेके खड़े होंगे अनाज लेने के लिए चलोगे तो। आप अपना अनाज भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि खेती के जो कानून है उनमें ये मेंशन किया हुआ है कि अडानी को अगर चाइना से एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि तुम्हें इतना गेहूं भेजना है हमारे पास, तो सरकार भी उसके साइलों से गेहूं लेकर के जनता को नहीं दे सकती है। और किसान खेत में उगा नहीं पाएगा, क्योंकि देसी बीज के लायक ज़मीन छोड़ी नहीं है, और हाइब्रिड बीज जो है बाजार दे नहीं रहा है। ये 2-1 साल चल जाए बस, फिर देखो तुम। जिस टाइम पे बारिश की ज़रूरत नहीं है उस टाइम ज़रूरत से ज़्यादा बारिश करवा दो, जिस टाइम बारिश की ज़रूरत है उस टाइम पे सूखा करवा दो। पॉसिबल है ना, प्रैक्टिकल हो चुका है ना, कर चुके हैं ऑलरेडी, वो कर दो। देखो, मौसम 2-4 मौसम ख़राब हुए नहीं, और फिर आप अच्छा, एक लास्ट टॉपिक हो रहा है, लोकतंत्र एक भ्रम। ऑब्वियसली, आपको क्या लगता है लोकतंत्र है इस देश के अंदर? देखो कमाल की बात, इस देश में 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आया। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार था। लाल कृष्ण आडवाणी को मिले 24% वोट, यानी भाजपा को मिले 24% वोट। जिस टाइम पर 2014 में पूरे भारत के अंदर कांग्रेस का जबरदस्त विरोध है, एंटी कांग्रेस वेव है, और नरेंद्र मोदी के ऊपर हजारों करोड़ रुपए अडानी ने वेस्ट कर दिया है, खर्चा हो रहा है,
मीडिया के अंदर पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, तब भी मात्र 31% वोट आए, मात्र 7% वोट बढ़ा नरेंद्र मोदी का। वो क्योंकि कांग्रेस ने जो ईवीएम सेट की हुई थी अपने हिसाब से की हुई थी पहले, ठीक है। अच्छा, ईवीएम कांग्रेस के हिसाब से सेट हुई थी? क्या बात करते हो, अच्छा एम ही थोड़ी दो बार प्लान कर लेगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी में आपको फर्क नजर आ रहा है? जिस टाइम 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी ने, 288 जो पार्लियामेंट के मेंबर थे उनमें से 144 तो वो थे जो पहले यूपीए में थे 2014 में। 200, हाँ 2014 की आंकड़ा उठा के देख लो ना, मिल जाएगा आपको कितने लोग। ये असल में कांग्रेस और बीजेपी आपको अलग नजर आ रही है। ये तो जब पता लगता है 42 साल से कांग्रेसी, ये अपना छोटू राम का नाती फट से वीरेंद्र सिंह, मैं क्यों नाम लूं किसी का, पहुंच गया सीधा बीजेपी में, मलाई खाई पूरी। जब हरियाणा में वेव बनी कांग्रेस की, फिर वापस चला गया। तो आप इसको कांग्रेसी कहोगे कि भाजपा ही कहोगे? अब तो वो वापस कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस ही आपको लगता है यार वो कांग्रेसी है? मैं फिर से कह रहा हूं आपको, राहुल गांधी को आज तक नहीं पकड़ पाए ये लोग। ए राजा कोयला घोटाले में ए राजा बरी हो चुका है। किसी को भी 2014 से लेके आज तक किसी भी भ्रष्टाचारी को सजा दिला पाए क्या? एक भी आदमी के खिलाफ सबूत नहीं मिले। अगर लालू के ऊपर कोई कार्रवाई की थी तो कांग्रेस ने की थी, ये नहीं कर पाया आज तक। हुड्डा के खिलाफ बोलता रहता है प्रॉपर्टी डीलिंग में, हुड्डा ने 12,000 एकड़ बेची थी, इधर सेज बनाया था जो झज्जर का, लेकिन इसकी औकात नहीं है किसी को भी पकड़ के बैठ जाए। तो जो मैं बता रहा था कि 31% वोट मिले और आपको लगा मेजोरिटी की सरकार बन गई, अरे उस वक्त भी 69% तो खिलाफ हैं। नहीं समझे? समझ गया। तो आपको लोकतंत्र कैसे हो गया कि देश की चुनी हुई सरकार कैसे हो गई? और वो कानून बना रही है, अभी बीएनएस बना, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी को उठाया एज इट इज। जब जनता सरकार मोर्चा ने ये डिमांड उठाई थी कि आईपीसी 1860 में अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून इस देश के ऊपर लागू क्यों है, उस कानून को एज इट इज बीएनएस बना करके पुलिस को ज्यादा पावर दे करके वो लागू कर दिया कि जुलाई 2019 से ये लागू हो जाएगा, जब 2019 की सरकार बनी। आपको पता है जब वो पास हुआ उस वक्त 177 पार्लियामेंट के सदस्यों को निलंबित किया गया और तब वोटिंग हुई। निलंबित क्यों किया गया? निलंबित किया गया क्योंकि वो विरोध में थे, पास ही नहीं होता, वो 2/3 मेजोरिटी से पास करना था, 2/3 मेजोरिटी से पास हो नहीं सकता था। तो पहले जो जो विरोध में कैंडिडेट थे सबको निलंबित किया एक रात में अध्यक्ष ने। आपको पता भी नहीं ना, देखो कमाल की बात, देश में किसी को नहीं पता कि सबको निलंबित कर दिया। और कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी की इतनी औकात नहीं है कि वो इसका विरोध कर दे, क्योंकि इसका मतलब है वो भी वहीं से चल रहा है। अरविंद केजरीवाल कभी बोला इस मुद्दे पर? कोई नहीं बोला। जिस मुद्दे पर साइलेंट रहना होता है सबके मुंह पर ताला लग जाता है। कोरोना के मुद्दे पर कोई सच बोला? अभी जो ये हैदराबाद के अंदर कॉलेज के अंदर जमीन, वो जो जंगल साफ किया जा रहा है, हाँ, उसमें भी कोई नहीं बोल रहा। देख लो आप, तेलंगाना में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार में जंगल कट रहे हैं। वो कांग्रेस जो हसदेव के काटने पर नाटक कर रही थी विरोध करने का, वो वहां काटने दे रही है और राहुल गांधी के मुंह में दही जम गया है। क्या ये भी नहीं बोल रहे कोई? बीजेपी वाले भी नहीं बोल रहे? बीजेपी वाले भी थोड़े बहुत, क्योंकि कांग्रेस शासित प्रदेश ऐसा करके कोई बात पोस्ट आती है उसको शेयर कर देते हैं वो लोग। लेकिन बड़ी बात क्या है भाई कि इधर से आदिवासियों को भी बर्बाद किया जा रहा है, जो इस देश के असली मूल निवासी हैं, जो असली भारतीय हैं, और इधर से गाँव को भी बर्बाद किया जा रहा है, जो हमारी पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का मूल है। प्रोडक्शन को भी ख़त्म किया जा रहा है और प्रोडक्शन को लोगों में से मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय, डिसेंट्रलाइज करने की बजाय पूरे प्रोडक्शन को सेंट्रलाइज किया जा रहा है और आपका सब कुछ जो है वो लूट लूट के कंपनियों को भरा जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये ऐसे नहीं हो सकता कि गांव का आदमी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं भेजे और वापस गांव में कभी आए ही ना। इतना परिवारों का टूटना, समाज का ऐसे टूटना, अपराधों का बढ़ना, नशे का बढ़ना, ज़मीनों का नीलाम होना और ज़मीनों का कर्जदार होना और हर आदमी कर्जे में होना और हर आदमी दुखी होना और हर आदमी परेशान होना, ये इत्तेफाक नहीं है मेरे दोस्त। ये सब पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है और इसके बारे में हम आपको कब से बोल रहे हैं, 5 साल से तो ओपन मीडिया में आके बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। ये जो आज चलते चलते लोग गिर रहे हैं, ये जो आज रोज़ आपके गांव में सब बीमार पड़े हैं, इसके बारे में भी बोल चुका हूँ, जेल भी जा चुका हूँ इस मुद्दे पर। आप
अभी भी किसी को पागल नजर तो आ इसका रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है? बात तो सॉल्यूशन की होनी समझ। चाहिए। समझ के क्या कर लेगा इंसान? क्या नहीं कर लेगा बताओ। अब इतने बड़े सिस्टम के साथ कैसे लड़ लेगा वो एक आदमी जिसको समझ आ गया? ठीक है, हम्म, गांव में एक आदमी को समझ आ गया, हम्म, क्या वो गांव मान लो का। मुझे समझ आ गया। अब सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि यार मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है हम्म, और मुझे सही खाना पड़ेगा, ये जो गेहूं है ये खरीदना बंद करना पड़ेगा। तो मोटा अनाज है नहीं है, मोटा अनाज नहीं है तो फिर किसान को बोलना पड़ेगा हम्म, भाई, कोई किसान उगाएगा, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है तो जिसके पास है वो अपने खेत में उगा लेगा, हम्म, जिसके पास नहीं है वो किसान को बोलेगा। हम्म, किसान बोलेगा इसमें प्रॉफिट नहीं है, आप बोलोगे जितना तुझे गेहूं में होता है मैं दे दूंगा, अकेला नहीं दे सकता, तेरे एकड़ बड़ी होती है उसमें अकेला नहीं दे सकता, फिर आपको एक आदमी ढूंढना पड़ेगा। आप आ गए मेरे पास, देवेंद्र भाई ऐसे ऐसे करके यार ये अनाज छोड़ना है, मैं बोलूँगा ना भाई मैं तो गेहूं ही खाऊंगा, फिर आपको तीसरे के पास जाना पड़ेगा, फिर चौथा के पास जाना, कोई ढूंढना पड़ेगा जो वही अनाज खाना चाहता हो, फिर ढूंढना पड़ेगा वो आपको खिलाने के लिए, वो बोलेगा चल ठीक है। तो ऐसा करके आप 10 लोग इकट्ठे होकर एक किसान को पोषित कर सकते हो। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ऐसे समझ गया। फैमिली फार्मर बन गया। हम्म, अब वो आपको प्योर सब्जी, प्योर सब कुछ खाने को दे रहा है। अब आपके गेहूं में, आपकी अनाज की थाली में अब ग्लाइफोसेट नहीं आ रहा है। ग्लाइफोसेट मालूम है ना? हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो यहाँ से चलती है। पीनियल ग्लैंड, छोटा दिमाग जिसको माँ बोलती कागा, इसको पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं, इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, तीसरी आंख भी बोलते हैं आदमी की। ये सोच समझ की शक्ति देती है। इसको डायरेक्ट अटैक किया जाता है 5-6 चीज़ों से। पहली चीज़ है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सुगंध, गंध, सुगंध नहीं गंध। नेचुरल गंध अगर नहीं है तो वो सीधी यहाँ अटैक करती है। जैसे शुगर मिल की गंध नेचुरल नहीं है, केमिकल की है। जैसे डिओड्रेंट की सुगंध, गंध, सुगंध नहीं गंध, पाउडर की गंध, साबुन की गंध, शैम्पू की गंध, पेट्रोल डीजल की गंध, इसके केमिकल से धुआं निकलता है इसकी गंध, कैरोसिन ऑयल की गंध, जो केमिकल की कोई भी गंध है, या वो जो मच्छर जलाने वाली वो होती है उसमें से जो निकलती है गंध, जो भी चीज़ वो है वो सीधा पिनियल ग्लैंड को मारती है, डाउन मारती है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता डाउन करती है। तो अब आपको पता चल गया, अब आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। पता लग गया ना? समझ, इसलिए बोला समझ बोल रहा है, पता कि सोचने समझने की ताकत यहाँ से चलती है। तो आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो केमिकल से चलती हो। पता लग गया? नंबर 2, दूसरा अटैक जो स्पिनियल ग्लैंड पे होता है वो फ्लोराइड से होता है। तो आपका जो टैप वाटर है, जो खेत जो पानी दिया जाता है उसमें फ्लोराइड मिला करके देते हैं ये लोग। सुबह सुबह आप जाके देखो, पानी की टंकी में कोई काम करने वाला दोस्त हो, उसको बोलो कि तुमको कोई पाउडर दिया जाता है क्या, उसमें क्या होता है पूछना जरा, नहीं है तो केमिकल लैब के लिए भेज दो। आपके पास तो लैब भी नहीं होती भाई साहब, टेस्ट करने के लिए लैब भी नहीं के पास है कि क्या क्या दे रहे हैं वो आपको। तो आपको फ्लोराइड दे दिया। अब पता लग गया कि फ्लोराइड से पिनियल ग्लैंड पे नुकसान होता है, तो इसका क्या इलाज है? पानी को उबाल करके पियो, और केटल में नहीं उबालना, बिजली की तार में नहीं उबालना, मतलब लोहे के पतीले में उबालोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, स्टील वाले में भी नहीं, लोहे के पतीले में उबाल दिया। ठीक है, ये तो हो गई खाने पीने की बात। तो अभी यहीं से आ रहा है ना, यहीं से समझ आ रही है ना। अभी ग्लाइफोसेट आपको नहीं, ग्लाइफोसेट किस में होता है? यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी, इसके अंदर ग्लाइफोसेट होता है, वो भी अटैक करता है। चौथी चीज जो अटैक करती है वाईफाई करती है। तो अपने फ़ोन को, जैसे मेरे पास एक बैग है जो एंटी रेडिएशन बैग है, मैं बॉडी को टच नहीं करता अपने फ़ोन को। और फ़ोन रेडिएशंस को बंद करके रखो, डाटा को बंद करके रखो, जब सो रहे हो तो घर में बंद करके रखो। मालूम पड़ गया? 5वीं चीज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन आपके पास नहीं होना चाहिए। रोटी रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल नहीं यूज़ करनी, गर्म करने के लिए एल्यूमिनियम का पतीला नहीं यूज़ करना, एल्यूमिनियम की बाल्टी घर में नहीं यूज़ करनी। छठी चीज़ नैनो प्लास्टिक, फैलेट्स जिसको बोलते हैं, उसमें होता है नैनो प्लास्टिक में। प्लास्टिक की कोई भी चीज़ या पैकिंग की कोई भी आइटम, उसमें नैनो प्लास्टिक है, वो भी आपके सीधा सीधा ये अटैक तो करती है। बिल्कुल डाउन चलेगा। वो मोटा मोटा बताओ। अभी मोटा मोटा देखो, अब जब आप बचना चाह रहे हो, अब आपको पता चल जाए शरीर कैसे काम करता है, पता चल जाए खाना क्या है, पता चल जाए हेल्दी कैसे रहना। अब मेरे को 29 साल हो गए, मैंने कोई टेबलेट नहीं ली, मैं कभी मतलब एलोपैथी की कोई ड्रग्स नहीं लेता। मैंने आज तक 2 ड्रग्स लिए एलोपैथी की। एक भिरड़ लड़की थी और मुझे भाषण देना था, एलर्जी ना हो इसलिए सिट्राजिन खाई थी एक दिन, और एक दिन पथरी का दर्द हो गया था। तो मुझे तब तक नहीं मालूम था कि होम्योपैथी में एक दवाई आती है, नाम भूल गया उसका, मैं उसका नाम भूल गया, जो अचानक पथरी के दर्द को भी खत्म कर देती है। क्या क्या रखोगे अगर इस मुझे दिमाग पता में? होता
अगर मुझे पता होता, अभी मेरे को था, दिमाग में था जब बोलते बोलते, अभी दिमाग से गया, अगर मुझे मालूम होता तो मैं वो इंजेक्शन भी नहीं लगवाता दर्द वाला। दोबारा मैंने ना अल्ट्रासाउंड करवाया, ना मैंने पथरी का कोई किया, पानी दबा के पिया और वो निकल गई होगी, पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत साल हो गए। 20 साल मेरी शादी को हो गए, मेरी पत्नी ने कभी आज तक एलोपैथी नहीं खाया, मेरे बेटे ने 12-13 साल से नहीं खाया, हमारे घर में आता ही नहीं कुछ भी। अब मेरे घर में फ्रिज है, ना कभी आज तक उसमें कोल्ड ड्रिंक रखी गई, ना कभी उसमें पानी रखा गया, ना उसमें कभी सब्जी रखी गई जाई। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते वाले दिन चाहे हमें कितनी दूर जाना पड़े, जिस खेत में बिना केमिकल की सब्जी हो रही है वो लेके आते हैं, बिना फ्रिज के रख दो। अगर वो केमिकल वाली सब्जी होगी सुबह तक ऐसे ख़त्म हुई मिलेगी, और केमिकल वाली होगी तो बिना केमिकल की होगी ऐसे मिलेगी, एक हफ्ते तक खराब ही नहीं होती। ठीक है। दूध, 40 से कम उम्र के लोग हो तो दूध पी सकते हो, 40 के बाद दूध छोड़ना पड़ेगा आपको। दूध के प्रोडक्ट कोई भी है, दूध का कोई भी प्रोडक्ट है, चाय है, दूध है, मवा है, कुछ भी। हाँ, फिजिकल काम करते हो चाहे 70 साल के हो फिर भी खाओ दबा के, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल काम अगर छोड़ दिया तब की बात है। शरीर का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो मालूम पड़ गया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बीमार नहीं पड़ोगे तो आधे तो ठीक वैसे ही रहोगे। फिर स्टडी करना, आपको टाइम ही नहीं दिया जाता कि आप पढ़ पाओ थोड़ा बहुत भी नई चीज़ों को, किसी तरह से समझो। अब मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, सर्च करो ना, खाने की आइटम है, आपको नमकीन दी जाती है, कौन सा तेल इस्तेमाल होता है मालूम ही नहीं है, कॉटन सीड ऑयल। कॉटन कैसी है भारत में? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड के ऊपर ब्राजील ने 2020 में रिपोर्ट जारी की थी कि जो भी आदमी या जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खा रहा है, या वो या उसकी संतान नपुंसक या बांझ होगी। तो जो खा रहे हो, जो अपने मेहमानों को परोस रहे हो, वो सारा का सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम है। कौन से टमाटर में मछली का जीन है, कौन से खीरे में कौन सी चीज़ है, मालूम नहीं है ना, तो खा रहे हो और खिला रहे हो, अपने परिवारों को बर्बाद कर रहे हो। समझ ही समाधान है, पता लग गया कौन सी चीज़ बढ़िया है, कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, काम कौन सा करना है, हो गया समाधान। उसके लिए लोगों को जगाओ और आसपास गांव को पूरा माहौल तैयार कर लो। इसी के लिए तो लगे हैं। 8 जुलाई को अपनी किताब का विमोचन कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर पूरा सोल्यूशन होगा। एजुकेशन के जरिए बच्चों का, मतलब एजुकेशन के जरिए स्कूल में ही बच्चे को जीवन जीने की कला कैसे सिखानी है, 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन सिस्टम गांव में कैसे बनाना है, और पूरे षड्यंत्र को कैसे पर्दाफाश करना है, उसकी शुरुआत यहीं से करूंगा, अपने गांव फफड़ाना से। यहीं फफड़ाना से ही, अपने यहाँ से असंध से 6 किलोमीटर दूर है। यहीं अभी अगले हफ्ते से, अभी कटाई का दौर चल रहा है, और अगले हफ्ते से गांव में परमानेंट आ रहा हूँ। परमानेंट गांव के अंदर मिशन शुरू करूंगा, एक एक घर को समझाऊंगा। नहीं समझ में आएगा, लेकिन आए ना आए आई डोंट नो, लेकिन मैं अपना काम पूरा करूंगा, और पूरी किताब का विमोचन अपने गांव से करूंगा। गांव बच गया तो भारत बच जाएगा। और समझ ही समाधान है। समझ में आने के बाद ना, बस समझाना है आपको और लोगों को। किसी को आज समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा। जो बरगद का पेड़ आपने कभी देखा हो, जो पीपल का पेड़ देखा हो, कोई 100 साल पुराना, कोई 200 साल पुराना, जब कभी वो अपने बाल्यावस्था में होगा, या जब कभी वो उगने वाली अवस्था में होगा, तो बीज रूप में तो वो इतना सा ही होगा ना। वैसे ही अपना विचार है आज के टाइम पे कि भारत को बचाना है। वो जो बीज रूप में विचार है, इसको पोषण जब मिल जाएगा, समाज को समझ आ जाएगा कि पंचायती व्यवस्था में अगर आप न्यायिक प्रणाली चालू करते हो तो सुबह कोई बात हुई, शाम तक समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर पुलिस व्यवस्था में जाओगे तो पुलिस को दोनों पार्टियां पैसे देने पड़ेंगे, वकील को दोनों पार्टियों को पैसे देने पड़ेंगे, और जज को भी पैसा खिलाना पड़ सकता है। होता है कि नहीं होता है? तो एक तरफ है पैसे वाले राज, दूसरा ये है। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में ही पढ़ाओगे, अपने गांव के स्कूल में, और वही एजुकेशन सिस्टम आप अपने गांव में लागू कर दो, तो ना आपको बस का खर्चा करना पड़ता, ना आपका बच्चा ट्रैवल करेगा, ना दिन के 3 घंटे 4 घंटे ट्रैवलिंग में खराब होंगे, और आपके बच्चे के पास खेलने का, खेत में काम करने का, घर में हाथ बटाने का खूब समय होगा, और अपने टैलेंट के हिसाब से अपनी एजुकेशन सिस्टम को तैयार किया जा सकता है। अपने खेत, अपने गाँव को बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ेगा, क्योंकि उस गाँव ने उस बच्चे को तैयार किया है। हेल्थ के मामले में भी समझा दिया जाएगा हर माँ को कि तुमको अपने बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, तो वो उसका बच्चा बीमार ही नहीं पड़ेगा। अगर आपको जीवन जीने का तरीका सलीका सिखा दिया जाए, तो क्या फिर भी आप इस तरह की जिंदगी जियोगे जो आपको नुकसान करती हो, समाज को तोड़ती हो, अपराध बढ़ाती हो, नशा बढ़ाती हो? मैं समझ गया आपकी बात। सॉल्यूशन ये है कि आपको समझना पड़ेगा, बस पढ़ना पड़ेगा, सिंपल। आपको जानना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी। मेरे जैसे आदमी को पागल कहना बंद करना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा यार इसकी बातों में जो जो काम की बात है वो निकाल लो ना। क्या जरूरी थोड़ी ना है कि सब, ऐसा थोड़ी होता है कि 100 की 100 बात मैं पागलों वाली कर रहा हूँ। कुछ तो काम की बात कर ही रहा हूँगा ना, कुछ तो काम की बात बोल रहा हूँगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सब कुछ बेकार की बात है। आपको हेल्दी रखने की बात कहना कहाँ से बेकार और पागलों वाली बात हो गई भाई? आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
तो इसलिए अपने गांव से शुरू करेंगे। 8 जुलाई को विमोचन है और यहाँ से देखिएगा, मेरी उम्मीद ये है कि पूरे भारत से लोग मेरे गांव में आएंगे। लोग गांव से जाकर शहरों में करते जुलाई हैं। में जुलाई में अभी शुरू करेंगे हम, पूरी आसपास के सब गांव में आएंगे, मैं भी आऊँगा। असम में भी आएंगे। बिल्कुल, आप सब लोगों को भी इनविटेशन है, बिल्कुल आइएगा। हमने बहुत सारी चर्चा करी आज, काफ़ी सारी चर्चा करी। पहले समस्या पर चर्चा करी, फिर समाधान पर बातें आई। अंत में एक छोटा सा जो शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहोगे, सिर्फ शॉर्ट कुछ शब्दों का? शॉर्ट शब्दों का यही कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि भाई हम ट्रैवल करने के लिए नहीं बने हैं, हमारा शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर खुद को स्वस्थ रख सकता है, कोई भी बाहर का केमिकल उसको ठीक नहीं कर सकता। आपके शरीर को ही अपना डॉक्टर बनाओ, अपने भोजन को ही अपनी दवाई बनाओ, अपने गांव को अपना रेजिडेंस बनाओ। गांव बचेगा तो भारत बचेगा, क्योंकि गांव ही भारत है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी, जो एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं, शायद ही इस जो मिशन का जो एक मोटिव है किसी को पता हो, क्योंकि ये समझा रहे हैं लोगों को तंत्र कहाँ से चल रहा है, क्या सिस्टम कहाँ से मैनेज हो रहा है, और आपको स्वस्थ कैसे रहना है, अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना, अपनी फैमिली को कैसे बचाना है। तो बहुत कुछ इस पॉडकास्ट से आपने सीखा होगा। नहीं, हमारा मिशन बड़ा क्लियर है। सही बताऊँ, एक थोड़ी सी आप कंटिन्यू कर लेना, मैं आपको अपना मिशन बता देता हूँ। हमारा मिशन है बड़ा कमाल का, जो मैसेज में मैं बोल नहीं पाया, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, सीधी सी बात है, जल जंगल जमीन जानवर और जन मतलब इंसान, जन जल जंगल जमीन जानवर, रोटी बेटी माटी, इसका सम्मान और अधिकार हमको हासिल करना है गांव को। दूसरा, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, यहां से पूंजीवाद और पैसा खत्म करना है। बस ये आपके बचने का रास्ता है।